नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 7th सोशल साइंस की बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल्ड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, चैप्टर के नाम के नीचे यहाँ पर अर्थशास्त्र से ली हुई कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो थे कौटिल्य जी, जिनको आप चाणक्य के नाम से भी जानते हो। A ruler's duties in the internal administration of the country are threefold: raksha, protection of the state from external aggression; palana, maintenance of law and order within the state; and योगाक्षेमा, safeguarding the welfare of the people। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि किसी भी देश का जो शासक है उसकी अपने देश के अंदरूनी प्रबंधन को लेकर उसकी 3 कह सकते हो मुख्य जिम्मेदारियां होती हैं। पहला है रक्षा। रक्षा का मतलब क्या है कि अपने देश की जो बाहरी आक्रमणकर्ता हैं, जो बाहर से घुसपैठ करने वाले, जो हमला करने वाले लोग हैं, उनसे रक्षा करना। पालना मतलब कि अपने देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, नियम कानून बनाए रखना। और फिर है आखिरी योगाक्षेमा, मतलब जो लोग हैं देश के, उनकी भलाई के लिए, उनके हित का नुकसान ना हो, इसका ध्यान देना। इसी के नीचे यहाँ पर एक इमेज दी हुई है। ये जो इमेज है ये पार्लियामेंट के अंदर की है। भारत का जो संसद है ना, उसके अंदर की है। ये आप देख सकते हो कितना बड़ा है। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट है द बिग क्वेश्चंस। और इन बिग क्वेश्चंस को पढ़कर हमको एक आइडिया लगेगा कि आज इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला बिग क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। पहला बिग क्वेश्चन क्या है कि अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट्स क्या हैं। सेकंड बिग क्वेश्चन है, वेयर डू गवर्नमेंट गेट देयर पावर फ्रॉम। जो सरकार है उसको उसकी शक्ति कहाँ से मिलती है। तीसरा है, हाउ डज अ कंट्रीज गवर्नमेंट इंटरैक्ट विद द पीपल। किसी भी देश की जो सरकार है वो उस देश की जनता के साथ में कैसे इंटरैक्ट करती है। और चौथा बिग क्वेश्चन है, व्हाई डज डेमोक्रेसी मैटर्स। मतलब लोकतंत्र मैटर क्यों करती है, लोकतंत्र महत्वपूर्ण क्यों है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस चैप्टर में जानेंगे। व्हाट इज गवर्नमेंट, सरकार क्या है। व्हाट आर इट्स फंक्शंस, और उसके क्या फंक्शंस हैं। इन ग्रेड 6 कक्षा 6 में वी लर्न व्हाट गवर्नमेंट इज। हमने सीखा कि सरकार क्या होती है। एंड एक्सप्लोर सम ऑफ इट्स रोल, और सरकार के कुछ रोल्स को, कुछ किरदारों को हमने देखा। द गवर्नमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो सरकार है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाती है। दिस रोल इंक्लूड्स, इसमें होता है, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। समाज में नियम कानून को बनाए रखने का काम किसका है, सरकार का ही है। इंश्योरिंग पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी फॉर पीपल। लोगों के बीच में शांति बहाल रखना, शांति बनाए रखना, स्थिरता रखना, लोगों को सुरक्षा देना, ये भी सरकार का ही काम है। मैनेजिंग रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के साथ में संबंधों को बनाए रखना, अच्छे संबंधों को बनाए रखना, ये भी सरकार का ही काम होता है। टेकिंग केयर ऑफ नेशनल डिफेंस। नेशनल डिफेंस यानी कि राष्ट्र की डिफेंस, राष्ट्र की रक्षा का ध्यान रखना, ये भी सरकार का ही काम है। डिलीवरिंग एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर। जो एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज है, जो बहुत ज़रूरी सामान और सुविधाएं हैं, जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इन सब को भी सुनिश्चित करना, ये भी सही से लोगों तक पहुंच सके, इस चीज़ को भी पक्का करना सरकार का ही काम होता है। मैनेजिंग द इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़,
जो अर्थव्यवस्था है और जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको मैनेज करना ये भी सरकार का ही काम है। वर्किंग फॉर द वेलफेयर एंड इम्प्रूविंग पीपल्स लाइफ, लोगों के जीवन की बेहतरी, लोगों के जीवन को बेहतर करने सुधारने का काम करना भी सरकार का ही काम होता है। लेट्स एक्सप्लोर, चलो एक्सप्लोर करते हैं, खोजते हैं। डू यू रिमेंबर दिस पिक्चर फ्रॉम योर ग्रेड 6 टेक्स्ट बुक? ये जो पिक्चर है क्या आपको ये ग्रेड 6 टेक्स्ट बुक से याद है? The government also has many other rules. Try to list them. सरकार के इसके अलावा भी और भी कई सारे रूल्स होते हैं, उसको लिस्ट करने की कोशिश करो। तो देखो सरकार के और क्या क्या काम होते हैं। सरकार का काम होता है कानून को बनाना, ठीक है ना। सरकार जो है वही कानून, नियम कानून जो है उसको वही बनाते हैं। बनाने के बाद में वो नियम कानून सही से लग रहा है उसको लागू करवाना भी सरकार का ही काम होता है। इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, ये मुहैया कराना ये भी सरकार का ही काम है। जो देश का जो वातावरण है उसको भी प्रोटेक्ट करना, उसको भी बचा कर रखना, ये भी सरकार का ही काम है। कभी भी अगर कोई डिज़ास्टर होता है, कभी भी अगर कोई आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, या कोई ऐसी भी जो प्राकृतिक ना हो ऐसी भी कोई आपदा आ जाए, बड़ी कोई दुर्घटना हो जाए, उसमें भी लोगों की सहायता करना सरकार का ही काम होता है। इसके अलावा सभी को नौकरियां मिल सकें, लोगों को नौकरियां मिल सकें, रोजगार की कमी ना हो, ये देखना भी सरकार का ही काम है। और लॉज बनाना इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कि सबको न्याय मिले, ये सारा भी सरकार का ही काम है। इन ग्रेड 6 कक्षा 6 में वी लर्न दैट इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने ये सीखा कि भारत के अंदर लोकतांत्रिक सरकार है। लाइक इंडिया, भारत जैसा ही मैनी कंट्रीज हैव अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कई देशों में लोकतांत्रिक सरकारें हैं। बट सम कंट्रीज हैव अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन कुछ देशों में कुछ अलग प्रकार की सरकारें हैं। इवन ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर नॉट एग्जैक्टली द सेम, यहाँ तक कि सारी जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो एक सी नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे बार बार डेमोक्रेटिक वर्ड आ रहा है, लोकतांत्रिक वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या है पता है? देखो, एक ऐसी सरकार जिसको कि लोगों द्वारा चलाया जाता है, मतलब इस सरकार के अंदर ओहदे पर बैठे हुए जो लोग हैं ना, उनको हम ही लोग यानी कि जनता चुनते हैं, ठीक है। जो चुनाव होता है ना वो इसीलिए होता है, जो चुनाव होता है वो इसीलिए होता है, और उसी चुनाव के जरिए और दूसरे चुनाव के जरिए जो नेता हैं उनको चुना जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इसमें ये कह रहे हैं कि यहाँ तक कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं, यानी कि जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, वो सारी भी एक सी नहीं होती। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल लर्न अबाउट वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हम लोग अलग अलग जो गवर्नमेंट के रूप हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं ये भी देखेंगे। एंड हाउ दे फंक्शन, और ये कैसे काम करती हैं ये भी हम लोग देखेंगे। व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होती है? As we studied in grade 6, democracy is best understood as rules of the people. This means that source of the power and authority in our democracy are the people of the country. जैसा कि हमने ग्रेड 6 में क्लास 6 में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी का मतलब है रूल ऑफ द पीपल, मतलब लोगों का शासन। इसको हम सबसे बढ़िया तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, रूल ऑफ द पीपल से, मतलब लोगों के शासन से इसको हम समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो शक्ति का स्रोत है डेमोक्रेसी में वो देश के लोगों से आता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ द एग्जाम्पल ऑफ द स्कूल। चलो स्कूल के एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। अ स्कूल एग्जाम्पल, तो यहाँ पे स्कूल का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अ स्कूल इज फुल ऑफ एक्टिविटीज एंड थिंग्स दैट मस्ट बी डन। स्कूल में कई सारी हमारी एक्टिविटीज़, कई सारी गतिविधियाँ होती हैं और कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको करवाना होता है, काम होते हैं इनको करवाना होता है। मैनी डे टू डे टास्क नीड टू बी मैनेज्ड एंड थिंग्स नीड टू बी ऑर्गेनाइज। कई रोज़मर्रा के कामों को मैनेज करना पड़ता है और कई चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, देयर आर टाइम टेबल टू बी मेड। उदाहरण के लिए टाइम टेबल बनाना होता है। एंड फॉलोड, और फिर उसका पालन भी करना होता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी टू बी ऑर्गेनाइज्ड, कई सारे खेलों की गतिविधियों को भी ऑर्गेनाइज करवाना पड़ता है, उनको भी करवाना पड़ता है। फूड टू बी सर्व ड्यूरिंग लंच टाइम, लंच टाइम के दौरान खाना भी सबको देना होता है, खाना भी खिलाना होता है। ऑल्सो कॉल्ड द मिड डे मील, जिसको मिड डे मील भी कहा जाता है। यूटेंसिल्स टू बी क्लीन, उसके बाद में जो बर्तन हैं उनको भी साफ करना है। स्पीकर्स
टू बी डिसाइडेड फॉर द मॉर्निंग असेंबली, सवेरे की असेंबली के लिए जो प्रार्थना करने वाले बच्चे हैं या फिर जो प्लेज व्लेज बोलने वाले बच्चे हैं इनको भी डिसाइड करना होता है। एन एक्टिविटी टू बी अरेंज्ड फॉर नो बैग डे, और नो बैग डे अगर किसी स्कूल में होता है तो उसके लिए एक्टिविटीज़ को भी अरेंज करना होता है। द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग इन टर्म्स ऑफ ऑल दैट नीड टू बी डन इन द स्कूल। ये सूची बहुत ही लंबी है, जिन कामों को स्कूल में कराना है इनकी जो सूची होती है बहुत ही लंबी होती है। विथ सो मैनी थिंग्स टू बी डन, द हेड टीचर रियलाइज दैट अ स्टूडेंट कमिटी शुड बी अपॉइंटेड so that students can be part of making the relevant rules to get all this done, then help in implementation of the rules and ensure that the rules are being followed। इतनी सारी चीज़ें करने के लिए हैं, तो इतनी सारी चीज़ों को करने के लिए जो हेड टीचर हैं वो ये रियलाइज़ करते हैं कि भाई एक स्टूडेंट कमेटी यानी कि एक बच्चों की समिति बनानी होगी, उसकी नियुक्ति करनी होगी, जिसकी वजह से जिसकी सहायता से जो बच्चे हैं वो नियमों को बनाने में, जो काम के नियम हैं उनको बनाने में उसका हिस्सा बन सकें, उनको इम्प्लीमेंट करने में, उन नियमों को लागू करने में सहायता दे सकें और ये चीज़ सुनिश्चित कर सकें कि उन नियमों का पालन भी करा जा रहा है। द क्वेश्चन फॉर द हेड टीचर वॉज हु विल बी द पार्ट ऑफ द कमिटी। जो सवाल हेड टीचर के लिए यहाँ पे उठता है वो ये है कि इस समिति का हिस्सा कौन कौन होगा। द हेड टीचर डिस्कस दिस इन द असेंबली। जो हेड टीचर हैं वो इसकी चर्चा असेंबली में सुबह जो वो होती है, क्या बोलते हैं, प्रेयर, उसमें करते हैं। She proposed that it would be good if some students can take responsibility for these tasks। वो ये कहती हैं कि ये अच्छा होगा कि कुछ बच्चे खुद से ही आके इन कामों की जिम्मेदारी लें। A student committee should be formed। स्टूडेंट कमिटी बनानी है। Hearing this, the student got excited and started arguing। ये सुनने पर बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और आर्ग्यू करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं। नगमा कह रही है स्टूडेंट इन ग्रेड 12 आर दी मोस्ट सीनियर, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। नगमा ये कहती है कि 12वीं कक्षा के जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा सीनियर हैं, हम हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। शोभा जो है वो कह रही है बट यू विल फिनिश स्कूल इन फ्यू मंथ्स, द स्टूडेंट इन ग्रेड 11 शुड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। शोभा कहती है लेकिन कुछ तुम स्कूल कुछ ही महीनों में ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा, तो क्लास 11 के जो बच्चे हैं उनको हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जो गुरप्रीत है अब वो कह रहा है इफ़ द स्टूडेंट्स ऑफ ओनली वन ग्रेड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग देन हाउ विल दे नो अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट अदर ग्रेड्स फेस। गुरप्रीत ये कहता है कि अगर सेम क्लास के सारे बच्चे सारा काम करने लग जाओगे, सब कुछ देखने लग जाओगे, तो उनको कैसे पता चलेगा कि बाकी जो ग्रेड्स हैं यानी कि बाकी जो क्लासेस हैं उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन दिस एक्साइटिंग सिचुएशन द स्टूडेंट्स फाइनली कम टू 3 ऑप्शंस। इस पूरी एक्साइटिंग सिचुएशन में अब जो बच्चे हैं वो 3 ऑप्शंस पर आके पहुंचे हैं। पहला ऑप्शन क्या है, एवरीवन इन द स्कूल बिकम पार्ट ऑफ द कमिटी एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्कूल का हर कोई कमेटी का, समिति का हिस्सा बनेगा और उनकी जिम्मेदारियां होंगी, मतलब अपने अपने कामों को करेगा। द हेड टीचर चोज द स्टूडेंट्स हरसेल्फ फॉर द कमिटी। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो हेड टीचर हैं वो खुद से बच्चों को चुनेंगी कमिटी के लिए। और थर्ड ऑप्शन क्या है, द स्टूडेंट चोज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू वोटिंग। जो बच्चे हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि प्रतिनिधियों को चुनेंगे वोटिंग के द्वारा, निर्वाचन चुनाव के द्वारा। एंड द चोजन रिप्रेजेंटेटिव बिकम द मेंबर्स ऑफ द कमिटी। और जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये इस समिति का हिस्सा बनेंगे। लेट्स एक्सप्लोर विच ऑफ द 3 मेथड्स डू यू थिंक इज मोस्ट इफेक्टिव, व्हाई। ऊपर जो तीनों मेथड हैं उनमें से कौन सा मेथड आपको लगता है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, क्यों? तो मुझको लगता है थर्ड मेथड जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है ना, थर्ड मेथड जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि देखो फर्स्ट मेथड में क्या है कि अगर सभी हर कोई कमेटी का हिस्सा बन गया तो अगर कोई भी फैसला लेना है ना तो समझ लो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा, सबसे पूछना पड़ेगा, टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा और कोई भी चीज़ सही से हो भी नहीं पाएगी। ठीक है, सेकंड मेथड में ये है कि भाई टीचर देखो टीचर पता क्या होता है, स्कूल में जब भी टीचर पिक करती है तो पता नहीं क्यों उनको लगता है कि जो टॉपर बच्चा है ना वही सारा काम कर लेगा, तो वो टॉपर को ही उठा देती हैं और टॉपर होते हैं चंपू लोग। ठीक है, तो वो सही से काम नहीं कराते हैं। और जो थर्ड ऑप्शन है वही सबसे सही है। थर्ड ऑप्शन सबसे सही है कि भाई जो बच्चे इंटरेस्टेड है कमेटी का मेंबर बनने में वो लोग खड़े हो जाए, भाई वोटिंग होगी और जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो व्यक्ति मेंबर बनेगा कमेटी का।
ठीक है, थर्ड मेथड ही सबसे बढ़िया है। ठीक, चलो, द फर्स्ट मेथड मे सीम्स अपीलिंग, बट इफ एवरी स्टूडेंट in the school is the part of the committee, it will be difficult to reach the decision and manage implementation effectively। क्या कह रहे हैं कि भाई पहला जो मेथड है वो लग तो बहुत ही अपीलिंग रहा है, मतलब दिखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन स्कूल के अगर सारे ही बच्चे समिति का हिस्सा बन जाते हैं तो किसी भी फैसले पर, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना और कोई भी नया बदलाव को लागू कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इन दी सेकेंड मेथड, दूसरे मेथड में, सिंस दी हेड टीचर सिलेक्ट्स द स्टूडेंट फॉर द कमिटी, क्योंकि कमेटी के लिए, समिति के लिए जो बच्चे हैं उनको हेड टीचर ही चुन रही हैं, मैनी स्टूडेंट्स विल नॉट हैव अ रोल, तो कई बच्चों को इसमें रोल नहीं मिलेगा, कई बच्चों को इसमें किरदार नहीं मिल सकता है, कई बच्चों को इसमें भाग लेने का मौका नहीं मिल सकता है, एंड वोंट हैव अ वे टू इंश्योर दैट देयर वॉइसेस आर हर्ड रिगार्डिंग व्हाट दे नीड एंड वांट, और उनके पास में कोई भी तरीका नहीं होगा कि वो इस चीज़ को सुनिश्चित कर सकें कि उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो मांगे हैं या फिर उनकी जो भी चीज़ें हैं, उनको ज़रूरतें हैं, उनको सुना जा सके, उनको मतलब उन पर विचार किया जा सके। हाउएवर, लेकिन इन द थर्ड मेथड, तीसरे मेथड में, स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच ग्रेड कैन चूज वन रिप्रेजेंटेटिव अमंग देमसेल्फ। क्या कह रहे हैं, तीसरे मेथड में हर ग्रेड से यानी हर कक्षा से बच्चे अपने कक्षा में से एक बच्चे को चुन सकते हैं। समवन दे बिलीव विल इफेक्टिवली एडवोकेट फॉर देयर क्लासेस नीड, कोई ऐसा जिसपे सभी बच्चे भरोसा करते हैं कि ये हमारे क्लास की जरूरतों को आगे रखेगा। दिस रिप्रेजेंटेटिव विल सर्व ऑन द कमिटी, मीनिंग दैट द स्टूडेंट कमिटी विल कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ईच ग्रेड, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यानी कि ये जो चुनिंदा लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं जिनको कि चुना गया है हर क्लास से, ये कम्युनिटी में काम करेंगे, ये समिति में काम करेंगे। मतलब ये है कि जो स्टूडेंट कमेटी है यानी कि जो छात्रों की समिति है, ये ऐसी होगी जिसमें हर ग्रेड यानी हर कक्षा से एक एक बच्चा होगा। दिस अप्रोच इज आ डेमोक्रेटिक वे टू चूज रिप्रेजेंटेटिव्स एंड फॉर्म अ कमेटी। ये जो अप्रोच है, ये जो तरीका है, ये डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक तरीका है अपने प्रतिनिधि को चुनने का और समिति बनाने का। फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के काम। प्रीवियसली वी डिस्कस द वेरियस रोल्स ऑफ द गवर्नमेंट प्ले इन आवर लाइफ। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस करा, हम लोगों ने चर्चा करे अलग अलग रोल्स के बारे में, अलग अलग कामों के बारे में, किरदारों के बारे में जो कि सरकार हमारे जीवन में निभाती है। सिमिलर टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट कमिटी इन अ स्कूल, जो कि स्कूल में स्टूडेंट कमिटी के जिम्मेदारियों के जैसा ही होता है। जस्ट लाइक द स्कूल कमिटी, अ गवर्नमेंट मस्ट क्रिएट नेसेसरी रूल्स, इम्प्लीमेंट दैम एंड इंश्योर दैट एवरीवन फॉलोज देयर रूल। स्कूल कमेटी की तरह सरकार का भी काम होता है कि वो जरूरी नियम कानूनों को बनाए, उनको लागू कराए और ये चीज़ सुनिश्चित करे कि हर कोई उसको फॉलो कर रहा है। These three responsibilities are known as the function of the government। यही जो तीन जिम्मेदारियां होती हैं, यही फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट यानी सरकार के काम के रूप में जानी जाती हैं। द क्रिएशन ऑफ रूल्स इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव फंक्शन। रूल्स, नियमों को बनाना जो है, ये लेजिस्लेटिव फंक्शन यानी कि विधायी कार्य कहलाता है। दीज रूल्स सर्व्स एज द फ्रेमवर्क फॉर रनिंग द कंट्री, और ये जो रूल्स होते हैं ये किसी भी देश के चलाने के ढांचे के रूप में काम करते हैं। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज रूल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू दैम इज नोन एज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन। इन नियमों को लागू करवाना और इन नियमों के हिसाब से प्रशासन करना, देश को चलाना, इसको एग्जीक्यूटिव फंक्शन यानी कि इसको कार्यकारी कार्य कहते हैं। ठीक है, कार्यपालिका कार्य कहते हैं। फाइनली इंश्योरिंग दैट द रूल्स आर फॉलोड इन इज रेफर टू एज द जुडिशियल फंक्शन। अंत में ये चीज सुनिश्चित करना कि ये नियम जो है इनका पालन करा जा रहा है, यह जुडिशियल फंक्शन यानी न्यायिक कार्य कहलाता है। डेमोक्रेसी इज डिफाइंड एज द रूल ऑफ पीपल। जो डेमोक्रेसी है यानी कि जो लोकतंत्र है, इसको रूल ऑफ द पीपल यानी लोगों का शासन ऐसे डिफाइन करा जाता है। दिस मीन्स दैट similar to the third method of electing representatives in a school, in a democracy, the people select their representatives to govern them। इसका मतलब ये है कि भाई जिस प्रकार से स्कूल के अंदर लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर रहे थे, उसी प्रकार से लोकतंत्र के अंदर लोग जो हैं वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जो कि सरकार चलाएगा उसको ये चुनते हैं। मतलब लोग जो है सरकार चलाने वाले लोगों को चुनते हैं।
However, not every country uses the same method for choosing their representatives. लेकिन सारे देश एक सा तरीका नहीं आजमाते हैं अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए. We will explore this topic in more detail in the following section. हम लोग इस टॉपिक को आगे आने वाले सेक्शंस में और डिटेल में जानेंगे. डू यू नो, क्या आपको पता है? अब्राहम लिंकन, a US president in late 19th century, described democracy as a government of the people, by the people, for the people, a phrase still widely used today. क्या कह रहे हैं कि अब्राहम लिंकन जो कि यूएस प्रेसिडेंट थे लेट 19 सेंचुरीज में, उन्होंने डेमोक्रेसी को यानी कि उन्होंने लोकतंत्र को इस तरीके से समझाया था. गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, अ फेज स्टिल वाइडली यूज, ये एक ऐसा फेज है जिसका आज भी काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है. ठीक है, मतलब लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? लोगों की सरकार, लोगों के लिए बनाई गई सरकार, लोगों द्वारा बनाई गई सरकार. ठीक है. व्हाट मेक गवर्नमेंट डिफरेंट, सरकार को अलग क्या बनाता है? द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री इवॉल्व ओवर टाइम, किसी भी देश की जो सरकार है वो समय के साथ साथ विकसित होती है. Since countries have their own history, culture and aspiration, it is natural that the government of different countries are different. क्योंकि हर देश की अपना इतिहास होता है, अपनी संस्कृति होती है, अपनी इच्छाएं होती हैं, तो ये चीज़ भी प्रकृति है कि उनकी जो सरकार है वो अलग अलग देशों की अलग अलग हिसाब से वो भी विकसित होगी. Let's look at some aspect that can make one form of government different फ्रॉम अनदर. चलिए अब हम लोग ऐसे कुछ पहलुओं को देखते हैं जिससे कि एक जो सरकार का रूप है वो दूसरे से अलग होता है. These difference will become clearer when we look at various type of government later in this chapter. ये जो फर्क हैं ये हमारे और क्लियर हो जाएंगे और साफ हो जाएंगे जब हम अलग प्रकार की सरकार को इस चैप्टर में आगे देखेंगे. की डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट, सरकारों के बीच में जो की डिफरेंस है वो. Who get to decide that this is the government? Who gets to decide that this is the government? कौन ये डिसाइड करता है कि यही सरकार है? This is the most basic difference among many type of government. ये बहुत ही बेसिक सा हमारा डिफरेंस है अलग अलग प्रकार की सरकार में. Who और what says that this is the government of our country? और वो ये है कि कौन या क्या कहता है कि ये हमारे देश की सरकार है. That is who or what gives the government its authority and power. इसका मतलब ये है कि कौन या फिर क्या उस देश की सरकार को शक्ति देता है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, भारत जैसे लोकतंत्र में, इट इज द पीपल ऑफ द कंट्री हु डिसाइड एंड आर द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी. भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जो देश के लोग हैं वो ही होते हैं शक्ति का स्रोत, वही डिसाइड करते हैं कि सरकार क्या रहेगी. While in theocracy, the source of authority is religious beliefs and the head of a religious institution. क्या कह रहे हैं कि भाई जबकि थियोक्रेसी के अंदर जो अथॉरिटी का सोर्स होता है वो रिलीजियस बिलीफ होता है, यानी कि जो धार्मिक कह सकते हो विचार है ना, वो इसकी सोर्स ऑफ अथॉरिटी होती है, और जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इसके हेड होते हैं. हाउ इज द गवर्नमेंट फॉर्म्ड, सेकंड क्या है कि सरकार बनी कैसे है. इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, आ गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड यूजुअली थ्रू सम काइंड ऑफ इलेक्शन. डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सरकार जो है वो किसी प्रकार के चुनाव से, किसी प्रकार के निर्वाचन से बनती है. While in kingdoms which have kings or queens, the kind that you have read about in other chapters, usually someone from within the family continues to rule and decide how the government will be set up. जबकि किंगडम्स में, राज्यों में जिनमें राजा रानी होते हैं और जिनके बारे में आपने कई चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है, इनमें परिवार का ही कोई जो सदस्य है वही फैसला करता है कि जो रूल है, शासन है, वो कौन करेगा या फिर जो सरकार है वो कैसे सेटअप होगी. देयर आर अदर वेज ऑफ फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, सरकार बनाने के और भी तरीके होते हैं. एंड इवन इन डेमोक्रेसीज देयर कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्शन. यहाँ तक कि लोकतंत्र में भी कई अलग अलग तरीके होते हैं चुनाव के, मतलब कई अलग अलग प्रकार होते हैं चुनाव के.
थर्ड क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड व्हाट डू दे डू, सरकार के अलग अलग हिस्से क्या हैं और वो क्या करते हैं। एनी गवर्नमेंट हैज मैनी पार्ट एंड सिस्टम, किसी भी सरकार में कई सारे हिस्से होते हैं, कई सारे तंत्र होते हैं। एंड दीज वेरी अक्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, और ये सरकार के हिसाब से काफ़ी अलग अलग होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के सरकार के हिसाब से अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दी थ्री फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट रेफर टू अर्लियर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, कैन बी परफॉर्म बाय टोटली इंडिपेंडेंट बॉडीज और बाय दी सेम बॉडीज। क्या कह रहे हैं, उदाहरण के लिए जो तीन फंक्शंस, सरकार के जिन तीन फंक्शंस के बारे में हमने पहले बात करी थी, जो कि थी लेजिस्लेटिव विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका एंड जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, ये तीनों ही काम इंडिपेंडेंट बॉडीज यानी कि स्वतंत्र बॉडीज द्वारा, स्वतंत्र समूह द्वारा करे जा सकते हैं या फिर सेम द्वारा भी करे जा सकते हैं। द सिस्टम टू डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल वर्क कैन बी रिटन डाउन इन अ बुक ऑफ फंडामेंटल रूल्स ऑफ द कंट्री। जो तंत्र है वो कैसे काम करेगा, जो सरकार है वो कैसे क्या काम करेगी, ये सब किसी एक किताब में इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, किसी देश के किसी किताब में, किसी नियम कानून की किताब में इसको लिखा जा सकता है। कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान कहा जाता है। विच इज व्हाट हैपेंस इन मोस्ट डेमोक्रेसीज, जो कि ज्यादा डेमोक्रेसीज में होता है। और इट कैन बी डिसाइडेड बाय द किंग और क्वीन, या फिर ये राजा या रानी द्वारा तय किया जाता है, चुना जाता है। एज इट हैपेंस इन मोनार्की, जैसा कि मोनार्की में होता है। गवर्नमेंट ऑफ किंग और क्वींस, मोनार्की क्या होती है, राजा रानी की सरकार। ठीक है, फोर्थ क्या है, व्हाट इज द गवर्नमेंट वर्किंग फॉर, सरकार क्या काम कर रही है। व्हाट गोल इज इट ट्राइंग टू अचीव, ये किस लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट्स आर डिजाइन टू वर्क टूवर्ड सर्टेन वैल्यू एंड आइडल्स, जो गवर्नमेंट और जो सरकार होती है उसको इस तरीके से डिजाइन करा जाता है कि वो किसी एक लक्ष्य की तरफ काम करे। Some governments, like the government of India, are designed to work toward equality and prosperity for all. कुछ सरकारें जैसे कि भारत की सरकार, इसको ऐसे डिजाइन करा गया है कि ये समानता और देश की समृद्धि की ओर काम करे। While some other government may be designed only for the prosperity of some families or group, जबकि हो सकता है कुछ जो सरकारें हैं उनको इस तरीके से बनाया गया हो कि वो मात्र कुछ ही परिवारों के या फिर कुछ ही समूहों के समृद्धि के लिए काम करें। There are difference between different form of government based on these four major aspects. क्या कह रहे हैं कि इन चार बड़े पहलुओं के आधार पर अलग अलग प्रकार के सरकारों में क्या होता है, फर्क होता है। बट देयर कुड बी अदर काइंड ऑफ डिफरेंस, लेकिन इनके अलावा भी और भी कई सारे फर्क होते हैं। सो लेट अस नाउ लुक एट सम टाइप और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो चलिए अब हम लोग कुछ प्रकार के या कुछ सरकार के रूपों को देख लेते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अराउंड दी वर्ल्ड, दुनिया भर की जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं उनको अब हम लोग देखेंगे। डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन दी मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक दुनिया में डेमोक्रेसी यानी कि जो लोकतंत्र है ये एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है सरकार का। In this part of chapter we will see that there are different kind of democratic government. चैप्टर के इस हिस्से में हम ये देखेंगे कि भाई जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है यानी कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो भी कितने अलग अलग प्रकार की होती है। बिफोर वी गेट इनटू द डिफरेंस, फर्कों में जाने से पहले वी शुड नो दैट देयर आर सम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एनी डेमोक्रेसी। क्या कह रहे हैं कि भाई इनके फ़र्कों में जाने से पहले, फ़र्कों को देखने से पहले हमें ये चीज़ जान लेनी चाहिए कि कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे किसी भी डेमोक्रेसी के। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, तो लोकतंत्र के फंडामेंटल प्रिंसिपल को ही अब हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है वो होता है इक्वालिटी यानी कि बराबरी। इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेसी मीन्स दैट एवरी पर्सन हैज़ राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। इक्वालिटी, समानता का किसी भी लोकतंत्र में अर्थ ये होता है कि हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसको बराबर तरीके से उससे ट्रीट करा जाए, बराबर तरीके से उसको बराबर की तरह उससे पेश आया जाए। It also means that everyone should have equal access to facilities like education and health and that everyone is equal before law.
इसका मतलब ये भी है कि भाई हर किसी को एक जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून के सामने सबको एक सा ही पेश करा जाएगा। फ्रीडम, आज़ादी। फ्रीडम इन डेमोक्रेसी मीन्स दैट सिटीजन्स हैव द राइट टू मेक देयर ओन चॉइसेस एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। फ्रीडम का मतलब ये होता है, लोकतंत्र में फ्रीडम यानी आज़ादी का मतलब ये होता है कि हर नागरिक के पास में ये अधिकार है कि वो खुद के चॉइसेस कर सकता है, खुद के फैसले कर सकता है और अपने ओपिनियन यानी अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने का उसके पास में अधिकार है। रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन मीन्स दैट एवरी पर्सन हैज़ राइट टू चूज एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति के पास में अधिकार है कि वो अपने प्रतिनिधि को चुन सकता है। दिस इज डन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। ये निर्वाचन के प्रक्रिया के द्वारा करा जाता है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बिकम अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो विधायिका के हिस्सा बन जाते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ग्रांट एवरी सिटीजन above a certain age the right to vote to choose their representative। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है ये हर नागरिक को ये अधिकार देता है, हर नागरिक जो कि एक निर्धारित उम्र से क्या होता है ऊपर का होता है, उसको ये अधिकार देता है कि वो वोट कर सकता है, अपने निर्वाचित जो भी इसका प्रतिनिधि है उसको चुनाव में चुन सकता है। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार ऑफ आ सिटीजन such as right to equality, right to freedom of speech and expression and right against exploitation are all provided and protected in democracy। फंडामेंटल राइट्स जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार हो गए किसी भी नागरिक के, जैसे कि समानता का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, अपने विचारों को खुले रूप से व्यक्त करने का अधिकार, शोषण के खिलाफ उसके अधिकार, ये सभी हर डेमोक्रेसी में इन सभी को क्या करा जाता है, प्रोटेक्ट करा जाता है। ये जो सारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं इसको हर लोकतंत्र के अंदर इनकी रक्षा करी जाती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंश्योर्स दैट एवरी सिटीजन फंडामेंटल राइट आर प्रोटेक्टेड। इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी कि जो स्वतंत्र न्यायिका होती है वो ये चीज़ सुनिश्चित करती है कि हर व्यक्ति के, हर नागरिक के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करी जा रही है। एंड दैट लॉ आर फॉलोड बाय द सिटीजन्स एंड ऑल्सो बाय ऑल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और जो कानून है उसका हर नागरिक पालन कर रहा है, इसके अलावा सरकार का हर हिस्सा कानूनों का पालन कर रहा है। It is useful to remember that even these fundamental principles have evolved over time। क्या कह रहे हैं कि ये ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं यानी कि जो मौलिक सिद्धांत हैं ये भी समय के साथ ही विकसित हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इंडिया प्रोवाइडेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीनिंग द राइट टू वोट इन इलेक्शन टू ऑल एडल्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ इंडियन रिपब्लिक 1950। On the other hand, in Switzerland, women got the right to vote only in 1971। क्या कह रहे हैं, उदाहरण के लिए भारत ने पहले से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि सभी को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, ये सभी को दिया था। ठीक है, शुरुआत से ही जब भारत अलग देश बना था 1950 के बाद से, तब से ही हर देश के नागरिक के पास में अधिकार है चुनने का। जबकि दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड के अंदर महिलाओं को चुनाव में वोट डालने का अधिकार जो है वो 1971 के बाद ही मिला है। Clearly, the above principles are idle. Not all democracies are able to put them in practice। क्या कह रहे हैं, साफ सी बात है कि सारे जो सिद्धांत हैं ये क्या होते हैं, आइडल्स होते हैं। ठीक है, सारी जो लोकतंत्र होती हैं वो इनको प्रैक्टिस में नहीं रख पाती हैं, मतलब सभी सिद्धांतों को लागू नहीं कर पाती हैं। बट इक्वली क्लियरली इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सिटीजन्स टू कीप दीज आइडल्स इन फ्रंट ऑफ देम। लेकिन ये भी साफ है, ये भी ज़रूरी है कि सभी जो नागरिक हैं वो इन सिद्धांतों को अपने सामने रखें। डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार के अलग अलग रूप। Let us now understand the different form of democratic government around the world। चलो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि लोकतांत्रिक सरकार के जो अलग अलग फॉर्म्स हैं उनको समझते हैं। तो सबसे पहला है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दिस इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वेयर ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रूल्स, रेगुलेशन एंड फंक्शंस।
क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार के डेमोक्रेसी में, इस प्रकार के लोकतंत्र में सारे ही जो नागरिक होते हैं देश के, वो सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं सभी नियमों के, कानूनों के और सभी कार्यक्रमों के। दे पार्टिसिपेट इन ऑल द डिसीजंस डायरेक्टली, हर फैसले में वो डायरेक्टली क्या करते हैं, भाग लेते हैं। In contemporary times, some kind of this form are followed in few countries. पहले के टाइम में इस प्रकार की जो कह सकते हो सरकार है वो कुछ देशों में हुआ करती थी, लाइक स्विट्जरलैंड, जैसे कि स्विट्जरलैंड में the limitation of this form of government is that it is very hard to carry out in practice, particularly in larger countries, just as we saw in our school story. क्या कह रहे हैं कि भाई इसकी जो एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, मतलब इसकी कह सकते हो एक बहुत बड़ा इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये जो सरकार का रूप होता है इसमें इसको प्रैक्टिकली बड़ी देश पर अप्लाई करना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। ठीक है ना, जैसे कि हमने स्कूल वाली कंडीशन में देखा था ना, वही सेम चीज यहाँ पर भी है। इफ एवरीवन बिकम्स अ पार्ट ऑफ द committee, then the decision making and working on all tasks smoothly will be difficult. अगर हर कोई कमिटी यानी कि समिति का सदस्य बन जाएगा तो फैसले लेने में और कामों पर, अलग अलग कामों पर काम करने में काफ़ी कठिनाई आएगी। दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। This is the form of democratic government in which the people elect their representatives through universal adult franchise, just like India. इस प्रकार की लोकतांत्रिक सरकार में जो लोग हैं वो अपने चुने हुए लोगों को चुनते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा, जैसे कि भारत में होता है। In this form of democracy, the people do not directly govern. इस प्रकार के लोकतंत्र में लोग सीधे सीधे गवर्न नहीं करते हैं, but the government is always accountable to the people. लेकिन जो सरकार है वो हमेशा लोगों के प्रति अकाउंटेबल होती है, यानी कि सरकार को हमेशा जवाबदेही देनी होती है। Elections are an integral part of representative democracy through which people can express changes in their choice as well. क्या कह रहे हैं कि भाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी कि प्रतिनिधि जो ये लोकतंत्र है, इसका जो चुनाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसके द्वारा जो लोग हैं वो अपने चॉइसेस में आए हुए बदलावों को दर्शा सकते हैं। To accomplish this, election happens in regular and fixed interval of time. इस चीज़ को हासिल करने के लिए, इस चीज़ को पूरा करने के लिए जो चुनाव है वो रेगुलर और फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पर होता रहता है। इन इंडिया, भारत में वी हैव जनरल इलेक्शन एवरी 5 years। भारत के अंदर हर 5 वर्ष में जनरल इलेक्शंस होते हैं। वाइल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दे अकर एवरी 4 years। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए में ये हर 4 वर्ष में होते हैं। डोंट मिस आउट। As we stated in the beginning, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था, डेमोक्रेसीज हैज इवॉल्व ओवर टाइम। जो लोकतंत्र है ये समय के साथ साथ विकसित हुआ है। एंड सो हैव देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इन सभी के क्या हैं, अपने अपने गुण हैं। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ दीज डेमोक्रेसीज। आज भी बहुत सारी डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे फर्क हैं इन अलग अलग लोकतंत्रों के कामों में, फंक्शनिंग में, मतलब कैसे काम करती हैं उसमें। इट इज़ यूजफुल टू रिमेंबर दैट व्हेन दीज कंट्रीज अडॉप्ट डेमोक्रेसीज दे मे नॉट हैव हैड ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एज वी अंडरस्टैंड दैम टुडे। क्या कह रहे हैं कि ये ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जब अलग अलग देशों ने लोकतंत्र को अपनाया तो उस समय पर जो हमें अभी जिन लोकतंत्र के सिद्धांतों के बारे में पता था उस समय पर ये सिद्धांत हो सकता है तब ना रहे हों, उन्होंने तब इनको ना अपनाया हो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफेक्टिव यूनिवर्सल एडल्ट suffrage in the UK happened in 1928 and in the USA in 1965। क्या कह रहे हैं, उदाहरण के लिए इफेक्टिव तरीके से जो ये यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, मतलब हर व्यक्ति को वोट देने का जो ये अधिकार है, ये यूके में 1928 में इम्प्लीमेंट हो पाया था और यूएसए में 1965 में इम्प्लीमेंट हो पाया है। कंट्रीज, तो यहाँ पे अब देशों के नाम लिखे हैं और किस वर्ष में उन्होंने डेमोक्रेसी अपनाई है ये दिया हुआ है। जैसे कि यूएसए में डेमोक्रेसी जो है वो 1787 में आ गई थी। स्विट्जरलैंड में डेमोक्रेसी जो है 1848 में आई है। इंडिया में 1947 में, जर्मनी में 1949 में,
केन्या में डेमोक्रेसी 1964 में और नेपाल में जो डेमोक्रेसी है वो 2008 में आई है। मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज टुडे आर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ज्यादातर जो लोकतंत्र हैं आज के वो प्रतिनिधि लोकतंत्र हैं, बट एवरी डेमोक्रेसी फंक्शन डिफरेंटली। लेकिन हर लोकतंत्र, हर डेमोक्रेसी अलग तरीके से काम करती है। Here are the two form of representative democracy। यहाँ पर दो फॉर्म्स, दो रूप दिए हुए हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र के, जिसमें ए पहला है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। In this form of government, the member of the executive are also part of legislative। इस प्रकार की सरकार में जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो विधायिका के क्या होते हैं, हिस्सा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए इन इंडिया, भारत में द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ऑल्सो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। उदाहरण के लिए जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उदाहरण के लिए भारत में जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट के क्या हैं, सदस्य भी हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर एंड कंटिन्यूड वर्किंग एज लॉन्ग एज दे हैव कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों की ये जो सभा होती है, इनको जवाबदेही देनी होती है, किसको, लेजिस्लेचर को यानी विधायिका को, ठीक है। और ये तब तक काम कर सकते हैं जब तक विधायिका का इन पर विश्वास है। इन इंडिया, भारत में द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन कंटिन्यूड वर्किंग वाइल दे हैव कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। भारत के अंदर जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये तब तक काम कर सकती है जब तक लोकसभा का क्या है, इसको विश्वास है, ठीक है। मतलब लोकसभा को विश्वास है कि हाँ भाई ये काम करेंगे। इन केस विश्वास लोकसभा का उठ जाता है कि हाँ ये काम नहीं कर पाएंगे सही से, तो फिर उसमें लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करा जाता है और उस कंडीशन में जो सरकार है वो गिर जाती है। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस प्रकार के सरकार में पीपल इलेक्ट द लेजिस्लेचर बट नॉट द एग्जीक्यूटिव। इस प्रकार की सरकार में लोग अपने विधायिका को चुनते हैं लेकिन कार्यपालिका को नहीं। सिलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर बिकम मिनिस्टर्स। और जो जो चुने गए सदस्य होते हैं लेजिस्लेचर के, विधायिका के, वो मिनिस्टर्स यानी कि वो मंत्री बनते हैं। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, नेक्स्ट है इसमें प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस प्रकार के सरकार के रूप में, मतलब सरकार के इस रूप में, द एग्जीक्यूटिव वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि जो कार्यपालिका है वो लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, मतलब ये उस पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। जो प्रेसिडेंट है उसको लोग सीधे चुनते हैं। द प्रेसिडेंट डज नॉट नीड टू हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर फॉर हिज और हर पोजीशन। और प्रेसिडेंट को विधायिका के कॉन्फिडेंस यानी विधायिका के विश्वास की जरूरत नहीं होती है अपने पोजीशन के लिए, ठीक है ना। इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया, स्टेट्स विद इन द कंट्री सच एज राजस्थान और केरला हैव देयर ओन गवर्नमेंट्स बट दे आर नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। क्या कह रहे हैं कि कुछ देशों में, जैसे कि भारत हो गया, इसके अंदर कुछ राज्य हैं जैसे कि राजस्थान हो गया, केरला हो गया, जहां पर इनकी खुद की सरकारें हैं, लेकिन ये सरकारें पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हैं। दे आर स्टिल गवर्न बाय अ लार्जर नेशनल गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनको गवर्न करने का, इनको चलाने का काम जो है वो इनसे बड़ी जो राष्ट्रीय सरकार है वो करती है, जिसको कि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की केंद्र सरकार कहते हैं। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्या कह रहे हैं कि भाई जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, लोकतांत्रिक सरकार के जो अलग अलग रूप हैं उनके अलग अलग ढांचे होते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस फ्रॉम द टेबल 9.1 ऑन द फेसिंग पेज। जो टेबल 9.1 है इसकी सहायता से आप जो बेसिक डिफरेंस है ना इनमें उसको समझ सकते हो। What do these terms mean? इन टर्म्स का मतलब क्या है? एक सेकंड हो जरा ये देख लेता हूं मैं, टेबल है क्या इसमें 9.1। आई थिंक दोस्तों टेबल इसमें नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कहीं पे भी टेबल, रुक आगे देखते हैं क्योंकि यहाँ पे कहीं पे टेबल दिख नहीं रही। ओके ये रही दोस्तों, तो ये है 9.1 है ना, हाँ ये रही 9.1, ये है 9.1। इसमें आप देख सकते हो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के डिफरेंट फॉर्म दिए हुए हैं। सबसे पहले इंडिया का एग्जाम्पल यह है। इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव है, मतलब जो कार्यपालिका है, उसमें कौन कौन है? प्राइम मिनिस्टर होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर, लोअर हाउस लोकसभा है और अपर हाउस यानी कि राज्यसभा है। और जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर
इससे क्या होती है, इंडिपेंडेंटली काम करती है। ठीक है, यूएसए में एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट होता है, लेजिस्लेचर यहाँ पे भी अपर हाउस लोअर हाउस का सिस्टम चलता है, और जुडिशरी जो है वो भी यहाँ पर भी सेम विधायिका और कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। अच्छा, अभी तक ये समझ में आ गया कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये तीनों क्या होते हैं। ठीक, देखो अगर नहीं समझ में आया फिर समझा देता हूँ। लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, मान लो जो नेता लोग नहीं होते हैं जो नियम कानून बनाते हैं वो विधायिका में आते हैं। अब इन कानूनों को लागू कराने का, चलाने का जो काम है वो एग्जीक्यूटिव करेगी, जिसमें आपके पुलिस ऑफिसर, बाकी क्या बोलते हैं सरकारी एम्प्लॉयज़ ये सब आएंगे। ठीक है, और आखिरी में होता है हमारा जुडिशरी यानी कि हमारा न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है वो न्याय दिलाने का काम करता है। इसके अलावा जो रूल्स हैं उनको इन्फोर्स, मतलब उनका गारंटर होता है। इन्फोर्समेंट का काम तो एग्जीक्यूटिव का ही होता है, ये गारंटर होता है कि भाई हाँ ये जो है इनको सही से इसका पालन करा जाए, और अगर कोई नहीं करता तो उसको हम सजा देंगे। ठीक, ये होती है। चलो, तो यहाँ पे यही है। आगे इसमें साउथ कोरिया का पढ़ लेते हैं। तो साउथ कोरिया में एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट है, लेजिस्लेचर में सिंगल हाउस है इनका जो कि है नेशनल असेंबली, और जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से क्या है, इंडिपेंडेंट है। देखो ज़्यादातर देशों में जिस भी प्रकार की सरकार हो, जुडिशरी को ना अक्सर इंडिपेंडेंट ही रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो जुडिशरी होती है यही एक तरीके से समझ लो चेक एंड बैलेंस का काम करती है। मतलब अगर कोई लाइन से बाहर जा रहा है, मतलब अगर कोई रूल्स को तोड़ रहा है ना, तो उसको वापस लाइन में लाने का काम जुडिशरी ही करती है। अगर जुडिशरी भी को भी इसी में मिला देंगे, उसको अगर इंडिपेंडेंट नहीं रखेंगे ना, तो समझ लो देश का फिर बेड़ा गर्क होना पूरा एकदम समझ लो पॉसिबल, क्या पूरा पक्का ही है कि देश का तो बेड़ा गर्क होके रहेगा। ठीक है, चलो अगला इसमें यह है ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसमें आपके एग्जीक्यूटिव में आते हैं। जो हाउसेज है यहाँ पे वो आपका अपर हाउस, लोअर हाउस, ये दोनों यहाँ पर है। बस अपर हाउस को सेनेट बोलते हैं और लोअर हाउस को यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। ठीक है, और जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों से ही। ठीक है, अब यहाँ पे दो खाली जगह भी छूटी हुई है। चलो तो फिर से हम लोग चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर थे, व्हाट डू दीज टर्म्स मीन्स, इन टर्म्स का क्या मतलब है। तो सबसे पहला है इसमें एग्जीक्यूटिव। ठीक है, द एग्जीक्यूटिव इज द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लॉ। जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि जो कार्यपालिका होती है, ये सरकार का वो अंग होता है जो कि कानून के इम्प्लीमेंटेशन यानी कानून को सही प्रकार से लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा है इसके लिए जिम्मेदार होता है। मतलब कानून को लगाने का, कानून को चलवाने का ये जिम्मेदार होता है। बट द प्रोसेस ऑफ इट्स इलेक्शन इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। लेकिन अलग अलग देशों में इनको चुनने का जो प्रोसेस है वो क्या रहता है, अलग अलग रहता है। लेजिस्लेचर, the legislature is the body of the government which is responsible for making law। जो legislature है यानी कि जो विधायिका है, ये सरकार का वो हिस्सा होता है, ये सरकार के शरीर का वो हिस्सा होता है जो कि नियम कानून बनाने के काम में आता है। ठीक है, इनकी जिम्मेदारी होती है कानून बनाना। इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग देशों में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन इंडिया, भारत में इट इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट, इसको कहते हैं संसद। इन यूएसए, अमेरिका में इट इज़ कॉल्ड कांग्रेस, इसको कांग्रेस बोलते हैं। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इट हैज़ टू हाउसेस। ज़्यादातर डेमोक्रेसीज यानी ज़्यादातर लोकतंत्र में दो हाउसेस होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, और इनके नाम जो होते हैं ना ये डिफरेंट रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे लोकसभा, विधानसभा ऐसा रहता है, उनके यहाँ पे डिफरेंट रहता है। ठीक है, upper house and lower house. In most countries, the lower house is elected by direct voting and is generally more powerful than the upper house, which is formed either by election or nomination. तो अब हम लोग अपर और लोअर हाउस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या कह रहे हैं कि ज़्यादातर देशों में जो लोअर हाउस होते हैं इनको सीधे वोटिंग के थ्रू यानी कि चुनाव के थ्रू इनको चुना जाता है। ठीक है, और ये अक्सर जो अपर हाउसेस से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, और अपर हाउस में जो लोग होते हैं उनको या फिर तो नॉमिनेशन के थ्रू और या फिर तो इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है। दीज हाउसेस आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग देशों में इन हाउसेस को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन इंडिया, भारत में दी लोअर हाउस इज कॉल्ड लोकसभा। जो लोअर हाउस है उसको लोकसभा कहते हैं और अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं। Separation of power means that the three organs of the government, legislature, executive and judiciary work independently and do not interfere in each other's function.
सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि जो सरकार के तीनों अंग हैं, ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग अलग काम करें और एक दूसरे काम में बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना करें। ठीक है, देखो अगर कहीं भी किसी भी देश में ये तीनों जो हैं इंडिपेंडेंट नहीं है, तीनों जो हैं अलग अलग नहीं है, तो समझ लो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि फिर आपका कानून बनाने वाला भी एक है, कानून लगवाने वाला भी एक है और उस कानून का गारंटर भी एक है। ठीक है, मतलब ये कि अब टॉप पे जो व्यक्ति है ना, वो जो कानून बनाने वाला है वही सब कुछ अपनी इच्छा से करने लगेगा कि ये कानून अच्छा लगा, चलो भाई कानून डाल दिया और कुछ भी उलझुल तरीके उसको लागू कर दिया, और जब कोई उसके खिलाफ जा रहा है तो न्यायपालिका का यूज़ करके उसको दबा दिया। ठीक है ना, तो ये तीनों ही चीज़ें किसी भी देश में अलग अलग होनी चाहिए। ठीक, देखो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव यानी कि विधायिका और कार्यपालिका ये एक बार को एक हो सकते हैं, लेकिन जुडिशरी जो है यानी कि न्यायपालिका जो है, इसको हमेशा अलग होना चाहिए। विधायिका और कार्यपालिका तो साथ में अगर इंडिपेंडेंट नहीं भी हैं, साथ में मिले भी हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, काम चल सकता है, लेकिन जुडिशरी हमेशा अलग ही होना चाहिए, क्योंकि ये ना लॉज जो होते हैं, रूल्स रेगुलेशन जो लॉज होते हैं ना, उनका गारंटर होता है, उनको एक तरीके से उनका वो होता है, बैकर होता है कि हाँ भाई कुछ भी होगा मैं देख लूँगा। ठीक, ऐसी चीज़। चलो लेट्स एक्सप्लोर क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स कॉलम अंडर कंट्री ए एंड कंट्री बी इन टेबल 9.1 गिवन ऑन द प्रीवियस पेज बाय टेकिंग टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ योर चॉइस। क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे कंट्री ए और कंट्री बी जो दिया हुआ था, यहाँ पे आपको अपनी चॉइस के किन्हीं भी दो कंट्रीज के बारे में लिखना है। ठीक है, अपनी चॉइस की किन्हीं भी दो कंट्रीज को चुनो और उनके बारे में लिख दो यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, एनालाइज द टेबल एंड डिस्कस अमंग योरसेल्फ द सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस इन ऑल द एग्जाम्पल। क्या कह रहे हैं कि भाई आपस में जो टेबल है उसको एनालाइज करो। ठीक है, और इसकी जो सिमिलैरिटीज हैं, जो समानताएं हैं और जो फर्क हैं, उनको क्या करो, उन पर डिस्कशन करो। ठीक है, तो चलो भाई टेबल पर वापस चलते हैं और इनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे बड़ी सिमिलैरिटी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, वो है जुडिशरी में। ठीक है, आप देख सकते हो कि जो जुडिशरी है वो चारों में ही लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो ये सबसे बड़ी क्या है, सिमिलैरिटीज है। और डिफरेंसेस की बात करूं तो देखो इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों में ही दो हाउसेज हैं, अपर लोअर, अपर लोअर, अपर लोअर। ठीक है, लेकिन साउथ कोरिया में क्या है, सिंगल हाउस है। ठीक, और ऐसे ही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जबकि यूएसए और साउथ कोरिया में कौन है, प्रेसिडेंट है। ठीक है ना दोस्तों, चलो तो ये इनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हो गए। आगे बढ़ते हैं। The exercise must have given you an understanding that different form of democratic government have different ways of formation, structures and functioning। क्या कह रहे हैं कि ये जो एक्सरसाइज है इसने आपको एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा समझ दे दी होगी कि किस प्रकार से जो अलग अलग प्रकार की हमारी लोकतांत्रिक सरकारें हैं, इनका कैसे अलग अलग तरीके से इनका निर्माण होता है, इनका ढांचा कैसे अलग है और इनकी जो फंक्शनिंग है, मतलब इनकी जो कार्य प्रणाली है वो कैसे अलग है। अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ ही द रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो डिफर्स। इसके साथ में जो संबंध होता है सरकार के तीनों अंगों का, वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। बट एज वी डिड इन द बिगिनिंग, लेकिन जैसा हमने शुरुआत में पढ़ा था, सम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इक्वालिटी, फ्रीडम एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज रिमेन दी सेम इन ऑल द डेमोक्रेसीज। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ा था, कुछ गुण जैसे कि समानता, आज़ादी और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, ये सभी हर डेमोक्रेसी में, हर लोकतंत्र में एक सी रहती है। लेट्स एक्सप्लोर। आफ्टर स्टडिंग द अबव एग्जाम्पल, लिस्ट द कोर प्रिंसिपल ऑफ आवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, डू द एक्टिविटी गिवन बिलो। देखो दोस्तों, क्या कह रहे हैं कि भाई ऊपर हम लोगों ने जो एग्जाम्पल्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, उनको पढ़ने के बाद में आप बताओ कि किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कोर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। देखो दोस्तों, किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो कोर प्रिंसिपल्स होते हैं वो होता है पहले तो इक्वालिटी यानी समानता। ठीक है, इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, मतलब सभी नागरिकों के लिए समानता। ठीक है, दूसरा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तीसरा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, और चौथा है अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट।
ठीक, ये जो ये हम देख सकते हैं कि ये जो सारे हमारे कोर प्रिंसिपल्स हैं ना, ये हमको सभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलो तो अब आगे ये एक्टिविटी है, ये हमको करनी है, तो देख लेते हैं एक्टिविटी क्या है। यू हैव टू फॉर्म अ स्टूडेंट कमिटी इन योर स्कूल। आपको अपने स्कूल में बच्चों की समिति, छात्र समिति बनानी होगी। मेक अ प्लान बनाओ एंड एग्जीक्यूट इट इन अ डेमोक्रेटिक मैनर इंश्योरिंग दैट, पहला, function of the committee are well defined, the election process of the committee member is democratic। देखो क्या कह रहे हैं कि आपको अपने स्कूल में स्टूडेंट कमेटी बनानी होगी, प्लान बनाओ उसका, ठीक है, और डेमोक्रेटिक मैनर में, मतलब कि लोकतांत्रिक तरीके से आपको इस प्लान को, अपनी इस योजना को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, और ये चीज़ पक्की करनी है कि जो फंक्शंस हैं उस कमेटी के वो वेल डिफाइंड हो, मतलब कमेटी क्या क्या कार्य करेगी ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जो इलेक्शन प्रोसेस होने वाला है कमेटी के सभी मेंबर्स को चुनने के लिए, वो डेमोक्रेटिक तरीके से, यानी लोकतांत्रिक तरीके से करना है, मतलब आपको वोटिंग के थ्रू उसके सदस्यों को चुनना होगा। ठीक है, चलो अब पीक इनटू हिस्ट्री, अर्ली रिपब्लिक। तो अब हम लोग पहले के कुछ रिपब्लिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। A republic is a form of government in which the head of the state is elected and is not a hereditary monarch। क्या कह रहे हैं, जो रिपब्लिक होते हैं यानी कि जो गणतंत्र होते हैं, ये मेरी इस प्रकार की सरकार होती है जिसमें हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब जो मुखिया है उसको चुनाव के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, हेरिडेटरी मोनार्क नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं कि पिता के बाद में पुत्र राजा बन गया, ऐसा सिस्टम इसमें नहीं होता है। मतलब ये जो हेड ऑफ द स्टेट का जो पद है वो परिवार में नहीं चलता, बल्कि चुनाव के द्वारा जो मुखिया है उसको चुना जाता है। दिस वॉज द केस इन एट लीस्ट 2 ऑफ द इंडियाज एंशिएंट महाजनपदास, एज यू माइट रिकॉल फ्रॉम द चैप्टर न्यू बिगिनिंग सिटीज एंड स्टेट्स। क्या कह रहे हैं कि भाई ये केस था हमारे, मतलब ये चीज़ जो थी ये हमारे कम से कम 2 प्राचीन भारतीय महाजनपद में थी। क्या कह रहे हैं कि भाई जो चैप्टर है आपका न्यू बिगिनिंग सिटीज एंड स्टेट्स, उसमें शायद आपको ये चीज़ याद आ रही हो। इन द वेज्जी और विरजी महाजनपद, द लच्छवी क्लैन इन पर्टिकुलर प्रैक्टिस कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड लीडर्स वर चोजन बेस्ड ऑन मैरिट रादर देन बर्थ। क्या कह रहे हैं कि भाई वाजी, जिसको विरजी महाजनपद भी कहा जाता है, उसमें लच्छवी क्लान है एक, ठीक है ना, एक लच्छवी लोगों का ग्रुप है। ये खास तौर पर जो भी फैसले मतलब लेने होते थे, बड़े बड़े फैसले, उसको ये पहले जिसको साथ में मिलकर लिया करते थे। ठीक है, मतलब डिसीजन मेकिंग कलेक्टिव होती थी, और जो लीडर है उसको मेरिट के हिसाब से, मतलब उसके काम के हिसाब से चुना जाता था, बर्थ के हिसाब से, उसके जन्म के हिसाब से नहीं। की पोजीशन वर फिल्ड थ्रू इलेक्शन, जो की पोजीशन है, जो मुख्य पद हैं, उनको चुनाव के द्वारा भरा जाता था। एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस क्लान्स मेट रेगुलरली टू एड्रेस इश्यूज एंड डेवलप सॉल्यूशंस टू इंश्योर द पीपल्स वेलफेयर। और क्लान के अलग अलग क्लान्स के अलग अलग परिवारों के अलग अलग जगहों के जो प्रतिनिधि थे वो समय समय पर मिला करते थे, जो मुद्दे हैं उन पर विचार विमर्श करने के लिए, और जो कोई भी किसी भी चीज़ का जो समाधान है उसको निकालने के लिए, ताकि लोगों की बेहतरी सुनिश्चित की जा सके। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये था, सच स्टेट्स हैव बीन कॉल्ड अर्ली रिपब्लिक, और इसीलिए ऐसे स्टेट्स को हम लोग अर्ली रिपब्लिक भी कहते हैं। इंडीड द वॉइस ऑफ द कॉमन पीपल हैज बीन वैल्यूड एंड अपहेल्ड इन इंडिया थ्रू एजेस। क्या कह रहे हैं कि भाई युगों से, काफ़ी लंबे समय से भारत के अंदर जो कॉमन पीपल हैं, जो आम नागरिक है, उनकी बात को सुना जा रहा है, उनकी वैल्यू की जा रही है। इवन व्हेन द पावर वॉज इन द हैंड ऑफ द किंग और क्वीन, यहाँ तक कि जब शक्ति राजा रानी के हाथ में होती थी तब भी आम नागरिक की बात सुनी जाती थी। अ रिमार्केबल एग्जाम्पल फ्रॉम द चोला पीरियड इज सीन in the Uttara Merur inscription from the 10th century CE in Tamil Nadu, which provide us with detail about the election of the members to the village sabha, local administrative body। क्या कह रहे हैं कि एक बहुत ही कमाल का हमको जो उदाहरण है वो चोला पीरियड में देखने को मिलता है। चोला पीरियड के टाइम के जो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन हैं उनमें, जो कि तमिलनाडु के 10th सेंचुरी के आसपास इसको गुदवाया गया था, उनमें हमको क्या मिलता है, सबूत मिलता है कि उस समय पर
विलेज सभा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होते हैं उनके सदस्यों के लिए चुनाव हुआ करता था। We learn about the election process including sealed ballot box, qualification of members, their duties and also the condition that could lead to their dismissal. इसके अलावा हमने जो चुनाव प्रक्रिया है उसके बारे में उसमें सीखा है। इसके अलावा जो सील्ड बैलेट बॉक्सेस थे उसके बारे में उसमें देखने को मिला है। सदस्यों की क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या होनी चाहिए, उनके कर्तव्य क्या हैं, साथ ही में कौन सी कंडीशंस में, कौन सी परिस्थितियों में उनका डिसमिसल हो सकता है, मतलब उनको निकाला जा सकता है उनके पद से। इन सब के बारे में हमें इसमें पता चलता है। तो ये जो है उसी का इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, चलो। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, मेंबर्स वुड बी इमीडिएटली रिमूव्ड इफ फाउंड टू हैव इंडल्ज्ड इन एनी करप्शन। उदाहरण के लिए अगर कोई भी सदस्य जो है उसको भ्रष्टाचार में पाया जाता है कि ये इंसान भ्रष्ट है तो उसको तुरंत उसके पद से हटा दिया जाता था। देयर वर रिपब्लिक्स इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू। दुनिया के बाकी हिस्सों में भी हमें रिपब्लिक्स, गणतंत्र देखने को मिला है। इन द 5th and the 4th century BCE, रोम एंड ग्रीस हैड रिपब्लिक। 4वीं और 5वीं सेंचुरी BCE में रोम और ग्रीस में रिपब्लिक था। In some region of Greece, free men could vote but women, workers and slaves could not. ग्रीस के कुछ क्षेत्रों में जो पुरुष होते थे वो वोट कर सकते थे, लेकिन महिलाएं, मजदूर और गुलामों को वोट देने का अधिकार नहीं था। Other areas had system where only a small privileged group could vote or make decision. बाकी क्षेत्रों में ऐसा सिस्टम था जहां पर बहुत ही छोटे कह सकते हो बहुत ही छोटा ग्रुप, जो बहुत ही समृद्ध ग्रुप होता था, जो बहुत ही शक्तिशाली ग्रुप होता था, सिर्फ वही वोट कर सकता था, वही डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सकता था, बाकी कोई पार्ट नहीं ले सकता था। अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन द प्रीवियस सेक्शन वी सॉ दैट डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन टुडेज वर्ल्ड। इससे पहले वाले सेक्शन में हमने ये देखा कि जो डेमोक्रेसी है यानी कि जो लोकतंत्र है, ये आज की दुनिया के सरकार का एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है, मतलब ज़्यादातर हमको डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। एंड दैट देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसीज एज वेल। और साथ ही में अलग अलग प्रकार की डेमोक्रेसीज भी होती हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। लेट अस नाउ लुक एट अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चलिए अब हम लोग और सरकार के रूप देख लेते हैं एंड अंडरस्टैंड देयर बेसिक स्ट्रक्चर। और इनके बेसिक स्ट्रक्चर को आइए समझते हैं। तो सबसे पहले है इसमें मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है कि जो पावर है वो राजा के पास में होती है। ठीक है, एज वी सॉ इन चैप्टर ऑफ टैपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, महाजनपद वर हेडेड बाय किंग्स। क्या कह रहे हैं, जैसे कि हमने जो चैप्टर है टैपेस्ट्री ऑफ पास्ट महाजनपद, उसमें देखा कि इनका जो हेड होता था, इनका जो मुखिया होता था, वो कौन होता था, राजा होता था। ठीक है, who were guided by the sabha or samiti and were expected to take decisions and advice for these institution seriously। क्या कह रहे हैं कि भाई जिनको की फैसलों में सहायता सभा या फिर समिति करती थी, और इन राजाओं से उम्मीद की जाती थी कि जो फैसले ये जो भी लेंगे वो इन्हीं सभाओं से, समिति से विचार विमर्श कर ही लेंगे। ठीक है, और इनकी सलाह को ध्यान से राजा समझेंगे। As empires were built and expanded across India, kings began to gain immense power। क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे साम्राज्य बने हैं और भारत में फैले हैं, राजाओं के पास में बहुत शक्ति आने लग गई है। Yet they relied on a council of ministers and a network of officials to help them govern the empire। लेकिन वो तब भी मंत्रिमंडल पर, मंत्रियों के समूह पर, मंत्रियों के सभा पर और अपने जो सरकारी जो अफसर हैं उसके नेटवर्क पर ये डिपेंडेंट रहते थे, उस पर ये निर्भर रहा करते थे किसी भी राज्य को चलाने के लिए। इन मैनी केसेस, कई केसेस में, द किंग ऑल्सो सॉट द एडवाइस ऑफ लर्न्ड स्कॉलर्स ऑन मैटर्स रिलेटेड टू धर्म। कई केसेस में जो राजा हैं इन्होंने विद्वानों की भी सहायता ली है जब भी धर्म की बात आती थी। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे इस चैप्टर में जब भी धर्म की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ये वाला धर्म नहीं है, रिलीजन नहीं है। ठीक है, धर्म मतलब ये होता था कि पहले के टाइम पे ना एक वो होता था, क्या बोलते हैं उसको, एक सेंस ऑफ ऑनर होता था कि जो राजा है उसको इस तरीके से बिहेव करना है, इस तरीके से जो समाज है उसको काम करना है। ठीक है, कर्तव्य भावना हुआ करती थी, वो धर्म होता था। ठीक है, अब के तब के धर्म में बहुत फर्क है। ठीक,
ऑफ कोर्स देयर वर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द किंग हु यूज देयर पावर टू सब्जिकेट देयर पीपल। क्या कह रहे हैं कि हाँ, हमारे पास ऐसे भी राजाओं का उदाहरण है जिन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करा है लोगों को सब्जिकेट यानी लोगों को प्रताड़ित करने में, लोगों को मजबूर करने पे। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड किंग्स हैड ऑल द पावर। दुनिया के कुछ हिस्सों में राजाओं के पास में सारी शक्ति होती थी। वो नियम बना सकते थे, उनको लगवा सकते थे और साथ ही में सजा भी वही देते थे। इन सम केसेस, कुछ केसेस में दे क्लेम टू हैव रिसीव्ड डिवाइन पावर फ्रॉम गॉड। कुछ केसेस में वो ये दावा करते थे कि उनको ईश्वर से दिव्य शक्तियां मिली हैं। However, in many part of India, the power of the Raja was neither absolute nor beyond question. लेकिन भारत के कई हिस्सों में राजा की जो शक्ति थी वो एब्सोल्यूट नहीं थी, ठीक है, और वो क्वेश्चन यानी सवाल के परे नहीं थी। राजा पर भी सवाल उठते थे। द किंग वॉज एक्सपेक्टेड टू मेक डिसीजन while staying within the limits of राजधर्म। राजा जो है उससे उम्मीद की जाती थी कि वो फैसले लेगा राजधर्म की सीमाओं में रहकर। दिस meant रूलिंग अकॉर्डिंग टू धर्म एंड इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ पीपल। इसका मतलब ये है कि धर्म में रहकर शासन करना और लोगों की बेहतरी सुनिश्चित करना। फिर से बताना चाहूंगा, यहाँ पे धर्म जो है वो रिलीजन वाला नहीं है, हिंदू मुस्लिम वाला नहीं है, बल्कि ये धर्म दूसरा है, ठीक है, कर्तव्य भावना वाला धर्म है। दिस वॉज एन आइडल दैट किंग डिड नॉट नेसेसरी अचीव। धर्म क्या होता था भाई? ये ऐसे आइडल्स होते थे जो कि राजा जो है जरूरी से हो सकता है अचीव नहीं कर पाते थे। थिंक अबाउट इट, व्हाट माइट हैपन इफ द किंग कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू हैव डिवाइन पावर, हाउ वुड ही रूल ओवर पीपल। क्या कह रहे हैं कि भाई सोचिए कि अगर, क्या लगता है आपको, सोचिए कि अगर राजा जो है वो खुद ये कहे कि भाई मेरे पास कोई दिव्य शक्ति है, मान लो राजा मानने लगा कि मेरे पास दिव्य शक्ति है, मैं देवताओं का भेजा हुआ हूं, तो वो लोगों पर कैसे राज करेगा? देखो, वो ना लोगों पर सही से राज नहीं कर सकता। जो इंसान खुद को इंसान से बढ़कर भगवान मानने लग जाए ना, उसके अंदर घमंड की कोई कमी नहीं होती है, और जो इंसान घमंडी होता है वो दूसरों अपने आगे ना दूसरों की सुनता ही नहीं है, उसके हिसाब से वही सबसे अच्छा है, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति कभी भी राजा नहीं बनना चाहिए, ठीक, नहीं तो वो अपनी मनमर्जी चलाएगा और बाकियों को दबाएगा, ठीक है। चलो, डोंट मिस आउट। तो यहाँ पे पहले तो पिक्चर दी हुई है, ये पिक्चर किसकी है? इन 17th century Rajput miniature painting depicting Bhishma lying on the bed of arrows teaching Yudhishthir while Krishna sat at the head witnessing the moment। क्या कह रहे हैं कि भाई 17वीं सदी में ये एक राजपूत मिनिएचर पेंटिंग है जिसमें आप देख सकते हो कि जो भीष्म है वो बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, ठीक है, और ये युधिष्ठिर को ज्ञान दे रहे हैं, ठीक, और जो कृष्ण जी हैं वो इनके सिर के पास बैठे हुए हैं, और ये जो पूरा मोमेंट है, ये जो पूरा क्षण है, इसको ये देख रहे हैं, ठीक है। इन दी शांति पर्व ऑफ महाभारत व्हेन भीष्म द वॉइस एल्डर ऑफ द कुरु डायनेस्टी लाइज ऑन द बेड ऑफ एरो अवेटिंग हिज डेथ, ही टीचेस युधिष्ठिरा द एल्डेस्ट पांडव at great length on good governance, justice and moral responsibility of a राजा। क्या कह रहे कि महाभारत के शांति पर्व पर जब जो भीष्म हैं जो कि कुरु वंश के मतलब बड़े थे, ये जब ये बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, ठीक है, अपनी इनकी मृत्यु जब आने वाली थी, जब बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तभी युधिष्ठिर को जो कि पांडव के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े बेटे थे, उनको उस समय ये अच्छी प्रकार से देश को चलाने, न्याय और क्या क्या जिम्मेदारियां हैं राजा की, उसके बारे में ये बताते हैं, ये उनको सिखाते हैं। अ राजा इज नॉट जस्ट अ रूलर। राजा जो है वो सिर्फ शासक ही नहीं होता। द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल इज हिज हाईएस्ट प्रायोरिटी। उसके लोगों की भलाई उसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, मतलब उसको सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे ध्यान देना है। He must apply the law without bias to ensure fairness and equality। उसको कानून को बिना बायस के, मतलब बिना भेदभाव किए हुए, बिना किसी का पक्ष लिए हुए, पक्षपात बिल्कुल भी उसको नहीं करना है। ये चीज़ सुनिश्चित करनी है कि भाई पूरी फेयरनेस, पूरी इक्वालिटी यानी पूरी समानता और पूरी तरीके से सही प्रकार से जो कानून है उसको लागू किया जा रहा हो। He must not get attached to power। उसको शक्ति से अटैच्ड नहीं होना है, उसको शक्ति से एकदम समझ लो कह सकते हो शक्ति से खिंचना नहीं है, शक्ति के प्रभाव में नहीं आना है। एज इट फॉस्टर ईगो एंड करप्शन। क्योंकि शक्ति जो होती है वो सिर्फ घमंड और भ्रष्टाचार यही पैदा करती है।
ही मस्ट सीक गाइडेंस फ्रॉम वाइज एडवाइजर टू इंश्योर जस्ट एंड वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। उसको उसके जो अक्लमंद सलाहकार हैं, चतुर चालाक सलाहकार हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते रहना है ताकि ये चीज़ सुनिश्चित हो सके कि वो जो भी फैसला ले रहा है वो जस्ट हो, मतलब वो सही हो और वो वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। द राजा मस्ट अंडरस्टैंड दैट हिज अथॉरिटी इज टेम्पररी एंड बाउंड बाय धर्मा। राजा को ये समझना चाहिए कि उसकी जो अथॉरिटी है वो टेम्पररी है, कुछ समय बाद चली जाएगी, हमेशा के लिए नहीं रहेगी और धर्म से बंधी हुई है। तो दोस्तों इसके बाद में हमारा अगला एक और आर्टिकल है, उसको भी पढ़ लेते हैं। किंग चंद्रपिदा वांटेड टू बिल्ड अ टेम्पल टू हिज डेटी बट अ हट ऑफ अ स्टम्बर्ड कॉबलर स्टूड इन द वे। क्या कह रहे हैं कि एक राजा है जिनका नाम है चंद्रपिदा, वो अपने ईश्वर के लिए एक जो इनके इष्ट देवता हैं उनके लिए वो मंदिर बनवाना चाहते थे, लेकिन एक हटी जो मोची है उसकी झोपड़ी इनके रास्ते में थी। When the builders complained to the king that he did not even allow them to take measurement, the king blamed them for not asking the cobblers permission first। जब जो बिल्डर्स हैं, जो बनाने वाले हैं, वो राजा के पास में जाकर शिकायत करते हैं कि उसने मोची ने इनको नाप तक लेने नहीं दिया, तो जो राजा हैं वो बिल्डर्स को ही उल्टा ब्लेम करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं कि तुमको नाप लेने से पहले जो मोची हैं उनकी आगे लेनी चाहिए थी। द किंग रिसीव द कॉबलर, जो राजा हैं वो कॉबलर को बुलाते हैं, who explained that his humble heart was like a mother to him and as precious to him as the palace to the king। जो कि उनको समझाता है कि उसकी जो ये झोपड़ी है वो उसके लिए माँ समान है, जिस प्रकार राजा के लिए उसका महल कीमती है वैसे ही उसके लिए उसकी झोपड़ी कीमती है। The misery people feel when their home are forcibly taken away can be described only by a god who has fallen from his celestial car or by a king who has lost his kingdom। वो बताता है कि वो लोग जिनसे कि जबरन उनका घर ले लिया गया है, उनका जो दुख है वो सिर्फ वो देवता ही बयां कर सकता है जो कि अपने दैवीय रथ से गिर पड़ा हो, या फिर वो राजा जिससे उसका राज्य छीन लिया गया हो। सिर्फ यही लोग उन लोगों का जो दर्द है वो बयां कर सकते हैं जिनका घर जबरदस्ती छीन लिया जाता है। Nevertheless, the cobbler expressed his readiness to let go of his hut if only the king would come and respectfully ask for his permission। इसके बावजूद जो मोची है वो अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि वो अपनी झोपड़ी को त्यागने के लिए, अपनी झोपड़ी को छोड़ने के लिए तैयार है, अगर राजा जो है वो आके उसे सम्मान के साथ में उसकी आज्ञा लेते हैं तो। Which the king did, जो कि राजा करते हैं। गिविंग हिम एडिक्वेट मनी एज कंपनसेशन, उसको पर्याप्त धन देते हैं वो मुआवजे के रूप में। फॉर दोज हु डिजायर्ड हैप्पीनेस देयर शुड बी नो फॉल्स प्राइड कंक्लूड्स द टेक्स्ट, while the cobbler praised the king's commitment to the dharma even toward a lowly subject। क्या कह रहे हैं कि भाई इस टेक्स्ट के अंत में, ये जो लेख है इसके अंत में, इसका जो अंत है वो होता है इस लाइन के साथ में कि जिनको सुख चाहिए, जो कि सुख की इच्छा रखते हैं, तो उनमें किसी भी प्रकार का झूठा घमंड नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। जो टेक्स्ट है वो इस लाइन के साथ में ख़त्म होता है और जो कॉबलर है, मतलब जो मोची है, वो राजा की तारीफ करता है, राजा की जो कमिटमेंट है धर्म के प्रति, उनकी जो निष्ठा है उसकी, और उसके अलावा जो उनके छोटे से छोटे प्रजा के प्रति उनकी जो निष्ठा है उसकी ये तारीफ करता है। ठीक है, चलो तो ये था पूरा आर्टिकल, और ये जो हिस्सा है ये राजा तरंगिनी जो है उससे लिया गया है। ये कश्मीरी स्कॉलर कल्हान जो है उनकी रचना है। ठीक है, चलो सेकंड जो है वो है मोनार्कीज टुडे। अ मोनार्की इज अ टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट दैट इज रूल्ड बाय मोनार्क। मोनार्की जो है वो एक ऐसी प्रकार की सरकार होती है जो कि मोनार्क द्वारा यानी राजा द्वारा चलाई जाती है। किंग एंड क्वींस आर कॉल्ड मोनार्क। जो राजा और रानी है वो इसमें मोनार्क कहलाए जाते हैं। हु एक्सरसाइज देयर सॉवरेन पावर, जो कि अपनी जो शक्ति है उसको एक्सरसाइज करते हैं, मतलब अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। मोनार्कीज आर यूजुअली हेरिडेटरी। मोनार्कीज जो होती हैं ये ज़्यादातर हेरिडेटरी होती हैं, मतलब ये ज़्यादातर परिवार में चलती हैं, परंपरा के हिसाब से चलती हैं। ठीक है, मतलब कि पिता के बाद में बेटा राजा, उसके बाद में उसका बेटा राजा, ऐसे करके। ठीक है, टिपिकली द एल्डेस्ट सन ऑफ द रूलिंग मोनार्क बिकम द नेक्स्ट किंग। ज़्यादातर क्या होता है कि जो राजा है उसका जो बड़ा बेटा है वो राजा अगला राजा बनता है। टुडे वी हैव टू टाइप ऑफ मोनार्की। आज हमारे
दो प्रकार की मोनार्की है, यानी कि आज हमको दो प्रकार की मोनार्की देखने को मिलती है, जो कि पहली है एब्सोल्यूट मोनार्की। इन एन एब्सोल्यूट मोनार्की द मोनार्क हैज कंप्लीट कंट्रोल इन मेकिंग ऑफ लॉज, ensuring that they are followed and educating ठीक है when they are not। क्या कह रहे हैं कि भाई एब्सोल्यूट मोनार्की में राजा के पास में शक्ति होती है कि वो किसी भी कानून को बना सकता है, ठीक है, ये चीज़ पक्की कर सकता है कि उसको फॉलो किया जा रहा है, और जब उसको फॉलो नहीं किया जाता है तो वो उस हिसाब से उस पर फैसला भी सुना सकता है। सऊदी अरेबिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्की। सऊदी अरेबिया जो है वो एब्सोल्यूट मोनार्की का ही एग्जाम्पल है। Here the king holds all the power and govern according to Islamic law। यहाँ पर जो राजा है उसके पास सारी शक्ति होती है और वो चलाता है अपने देश को इस्लामिक लॉज के हिसाब से। However, he appoint a council that advises and assists him on governance। लेकिन वो एक काउंसिल को, एक सभा को नियुक्त करता है जो कि इसको सलाह देते हैं और गवर्नेंस यानी कि इसके जो ये देश है इसको चलाने में इसकी सहायता करते हैं। बट ही इज नॉट बाउंड बाय काउंसिल्स एडवाइस। लेकिन वो सभा की एडवाइस, सभा की सलाह से नहीं बंधा है, अगर वो चाहे तो उसको नजरअंदाज भी कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ मोनार्की। चलो अब हम लोग अलग प्रकार की मोनार्की का एग्जाम्पल देखते हैं। द यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन इज ऑल्सो अ मोनार्की। यूनाइटेड किंगडम यूके, जो कि हमारा ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे भी मोनार्की है। द हेड ऑफ द स्टेट इज द किंग और क्वीन, बट ही और शी हैज ओनली नॉमिनल पावर एंड द रियल पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव इज एक्सरसाइज बाय प्राइम मिनिस्टर। क्या कह रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर भी जो हेड ऑफ द स्टेट है वो राजा रानी है, लेकिन जो ये राजा रानी है ना, ये नॉमिनल पावर है, मतलब इनके पास में बस नाम की पावर है कि हाँ ये हेड हैं, ठीक है। और जो असली पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है। जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट जो है ना, इनके पास में नॉमिनल हेड होते हैं, ठीक है, वैसे ही यूके और यहाँ पे जो राजा रानी है ये नॉमिनल हेड है और जो पावर है असली वो प्राइम मिनिस्टर के पास में है। द लेजिस्लेटिव पावर इज एक्सरसाइज बाय द पार्लियामेंट। और जो लेजिस्लेटिव पावर है यानी कि जो विधायी शक्ति है, इसका इस्तेमाल पार्लियामेंट द्वारा करा जाता है, संसद द्वारा करा जाता है। दिस मीन्स दैट ऑल द लॉज आर मेड बाय इलेक्टेड पार्लियामेंट। इसका मतलब ये है कि भाई सारे ही जो कानून हैं वो निर्वाचित, वो जो चुनाव से आए हुए चुने हुए जो संसद के लोग हैं उनके द्वारा बनाया जाएगा। मतलब कानून जो है वो इलेक्टेड पार्लियामेंट ही बनाएगा। एंड एग्जीक्यूटिव पावर इज एक्सरसाइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और जो एग्जीक्यूटिव पावर है यानी कि जो कह सकते हो कार्यकारी जो शक्ति है, उसका मतलब उसको जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। सो वाइल ब्रिटेन हैज़ अ किंग, इट रियली इज टुडे अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो ब्रिटेन के पास में राजा तो है, लेकिन आज ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ही है, एक तरीके से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ही है ये। दिस काइंड ऑफ मोनार्की इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ऐसी मोनार्की को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी संवैधानिक शाही परिवार का राज कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें थियोक्रेसी, जिसको हम लोग धर्मतंत्र भी कहते हैं, ठीक है। अ थियोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द कंट्री इज रूल्ड बाय द रूल ऑफ रिलीजन और रिलीजियस लीडर्स। क्या कह रहे हैं कि भाई थियोक्रेसी में यानी कि धर्मतंत्र में ये एक ऐसी प्रकार की सरकार होती है जिसमें जो देश है वो धर्म के नियमों के हिसाब से या धार्मिक जो कह सकते हो लीडर्स है ना, उनके हिसाब से चलाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे अब ये जो रिलीजन है ना, धर्म, ये दूसरा वाला है, वो पहले वाला धर्म नहीं है, ठीक, ये दूसरा वाला धर्म है, ये अभी वाला धर्म है, ठीक। चलो, ईरान whose full official name is Islamic Republic of Iran has a unique political system combining element of both theocratic and democratic governance। क्या कह रहे हैं, ईरान जिसका कि अभी औपचारिक नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, यहाँ पर हमको एक बहुत ही खास प्रकार का राजनीतिक तंत्र देखने को मिलता है जो कि थियोक्रेसी और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, इन दोनों के ही एलिमेंट को कंबाइन करके बनाया गया है। Their constitution is based on the fundamental principles of Islam, the country's official religion। इनका जो संविधान है वो इस्लाम के जो सिद्धांत है उन पर आधारित है, ठीक है। और जो इस्लाम है ये कंट्री का ऑफिशियल रिलीजन है,
ठीक है, मतलब ये औपचारिक धर्म है देश का। द सुप्रीम लीडर, मतलब कि जो सुप्रीम लीडर है, who has the ultimate authority over the legislature, executive and judiciary, is selected by a group of Islamic clerics and his term is for life। क्या कह रहे हैं कि जो सुप्रीम लीडर है ईरान का, जिसके पास में अथॉरिटी है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सभी के ऊपर की इसके पास अथॉरिटी होती है, और इसको जो है वो इस्लामिक जो कह सकते हो मौलवी हैं उनके द्वारा चुना जाता है, और इसका जो कार्यकाल है यानी कि सुप्रीम लीडर का जो कार्यकाल है वो जीवन भर रहता है, मतलब पूरे जीवन ये इस पोस्ट पर बने रहेंगे। There are also an elected president and a parliament that take care of everyday governance। इसके अलावा यहाँ पर एक निर्वाचित राष्ट्रपति भी हैं और संसद भी हैं, ठीक है, जो कि रोजमर्रा के जो गवर्नेंस है उसका काम करते हैं। द इंटेंट ऑफ द रिपब्लिक इज टू एस्टैब्लिश अ सोसाइटी बेस्ड ऑन इस्लामिक नॉर्म्स। जो लक्ष्य है कह सकते हो इनका, वो ये है कि एक ऐसे समाज को स्थापित करा जाए जो कि इस्लामिक नॉर्म्स के ऊपर बेस्ड हो, जो कि इस्लामिक जो कह सकते हो नियम कायदे कानून है उसके ऊपर आधारित हो। अदर थ्योरोक्रेसी करंटली इन एग्जिस्टेंस इंक्लूड अफगानिस्तान एंड वेटिकन सिटीज़। जो बाकी कुछ थ्योरोक्रेसीज हैं वो हैं अफगानिस्तान और वेटिकन सिटी, ये कुछ उसके एग्जाम्पल हैं। थर्ड है डिक्टेटरशिप, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं तानाशाही, ठीक है। A dictatorship is a form of government in which one person or a small group possess absolute power. They do not have any any limit imposed on them by the constitution or law. डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही जो है वो एक प्रकार की ऐसी सरकार होती है जहां पर किसी एक व्यक्ति या फिर किसी छोटे समूह के पास में सारी शक्ति होती है और उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी नियम या कोई भी कानून, कैसी भी बंदिश नहीं लगा सकता। The 20th century witnessed many examples of dictators who created extreme difficult circumstances for the people। 20वीं सदी ने कई सारे ऐसे तानाशाहों को देखा जिन्होंने लोगों के लिए कठिन परिस्थितियां खड़ी करी। We will only see two of them here। यहाँ पे हम इनमें से दो को ही देखने वाले हैं। Soon after Adolf Hitler was appointed Chancellor of Germany in 1933, he passed law that gave him full power and eliminated the opposition। एडोल्फ हिटलर को जब चांसलर ऑफ जर्मनी 1933 में जब इसकी नियुक्ति होती है तो उसके बाद ये एक कानून पास करता है, पारित करवाता है, जो कि इसको सारी शक्ति देता है और जितना भी इसका अपोजिशन था, ठीक है, जितना भी विपक्ष था उस सबको हटा देता है। ही वॉज नाउ अ डिक्टेटर, अब वो एक तानाशाह बन गया था। Convinced of superiority of his people, he believed that Germany should rule the world and dominate inferior races। इसके लोगों की सुपीरियरिटी पर इसको काफ़ी कह सकते हो विश्वास था। इसको मतलब पैसे बस को ये लगता था कि इनके ग्रुप जो हैं, इनके ग्रुप के जो लोग हैं वो सबसे सुपीरियर हैं, वो सबसे उच्च हैं, ठीक है। और वो ये मानता था कि जर्मनी है इसको दुनिया पर राज करना चाहिए, और जो इन्फीरियर रेसेस हैं, मतलब बाकी रेसेस को ये इन्फीरियर मानता था, तो जो इन्फीरियर रेसेस हैं उन पर जो है वो इसी के रेस द्वारा राज होना चाहिए। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग ऑफ एटलीस्ट 6 मिलियन जूस। वो 6 मिलियन जूस के मौत के लिए जिम्मेदार है, कम से कम 6 मिलियन जूस की मौत के लिए जिम्मेदार है। दिस इज नोन एज हॉलोकॉस्ट, इसको हॉलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। एज वेल एज 100,000 ऑफ रोमा एंड अदर ग्रुप ऑफ पीपल। इसके अलावा कई हजारों रोमा और बाकी कई लोगों के समूह के मौत के लिए भी यही जिम्मेदार है। इन फैक्ट ही वॉज द कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर II इन ईयर 1939-1945। बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध का वो क्या था, एक कह सकते हो बहुत बड़ा कारण था, जो कि 1939-1945 में लड़ा गया था। which resulted in immense loss of life and property in many countries। जिसकी वजह से बहुत सारे भारी जान माल का नुकसान हुआ था। नेक्स्ट जो डिक्टेटर है इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं वो है अदी अमीन। वॉज अ मिलिट्री डिक्टेटर इन युगांडा। अदी अमीन जो है ये युगांडा का एक मिलिट्री डिक्टेटर है। ही वॉज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर मर्सिलेस किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। वो जिम्मेदार है कई हजार लोगों की क्रूर हत्या का। मैनी इंडियंस
whose ancestors has migrated to Uganda a few generations back were forced to flee the country. कई भारतीय जिनके पूर्वज कई पीढ़ी पहले युगांडा गए थे, उनको जबरन देश छोड़ के भागना पड़ा. डोंट मिस आउट द रोमा और रोमानी पीपल वर ओरिजिनली नोमैड्स. क्या कह रहे हैं कि जो रोमा या जिनको रोमानी लोग बोला जाता है, ये लोग बंजारे थे. बेस्ड ऑन देयर लिंग्विस्टिक एंड कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स स्कॉलर्स हैव डिटरमाइंड दैट दे ओरिजिनेट इन इंडिया. इनकी जो लिंग्विस्टिक है यानी इनकी जो लैंग्वेज है और इनके जो सांस्कृतिक इनके जो गुण हैं, उनकी जांच करते हुए जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान हैं, वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये भारत से आए होंगे. मतलब ये भारत से आए थे. दे फर्स्ट सेटल्ड इन पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप. पहले ये ईस्टर्न यूरोप के हिस्सों में सेटल होते हैं. बट हैव नाउ माइग्रेटेड टू सेवरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन अब वो दुनिया भर के कई सारे देशों में माइग्रेट कर चुके हैं, पलायन करके पहुंच चुके हैं. स्टोरी ऑफ शेन. शेन लिव इन नॉर्थ कोरिया विच हैज अ सेट ऑफ डिफाइंड रूल्स ऑफ फॉर हिज एवरीडे लिविंग. शेन जो है ये नॉर्थ कोरिया में रहता है और इसके रोज के जीवन के लिए कुछ डिफाइंड रूल हैं, निर्धारित नियम हैं जिसका कि इसको पालन करना है. ही इज करंटली सर्विंग इन कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस इन विच ही इज एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द मिलिट्री टिल द टाइम गवर्नमेंट डिसाइड्स. अभी वो जो है, अभी मतलब जो शेन है ये कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस में है. मतलब कि इसको मिलिट्री में काम कर रहा है और ये कंपल्सरी है, मतलब हर देश के नागरिक को मिलिट्री में काम करना होता है. और ये तब तक मिलिट्री में सर्व करता रहेगा जब तक वहाँ की सरकार डिसाइड करती है कि हाँ ठीक है अब तुम जा सकते हो. देयर आर ऑल्सो रूल्स अबाउट हाउ हिज हेयर शुड बी कट एंड द क्लोथ ही शुड वेयर. इसके बारे में भी नियम है कि उसके बाल कैसे कटेंगे और वो कपड़े कैसे पहनेगा. ही कैन नॉट एक्सेस द ग्लोबल इंटरनेट. वो दुनिया भर के जो इंटरनेट है उसको एक्सेस नहीं कर सकता. एंड इज सो अनअवेयर ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ हिज ओन कंट्री. और इसीलिए ये अपने देश के बाहर की दुनिया से एकदम अनजान है. द गवर्नमेंट watches his every action closely and he is also expected to report about anyone who tries to break any of the defined rules. सरकार जो है वो इसके हर काम को बहुत ही करीबी से देखती है और इससे उम्मीद करी जाती है कि अगर कोई इसके जानने वाला नियम तोड़ता है तो ये उसकी शिकायत सरकार से करे. वन डे एक दिन ही मेट अ टूरिस्ट हु आस्क्ड हिम. एक दिन ये एक टूरिस्ट से, एक पर्यटक से मिलता है जो कि इससे पूछता है वाई डू ऑल ऑफ यू हैव द सेम हेयर कट हेयर. वो पूछता है कि यहाँ पे सभी लोग के सेम हेयर कट, एक से हेयर कट क्यों है. टू दिस शेन रिस्पॉन्ड. इसको सुन के जो शेन है वो जवाब देता है वी ऑल वॉन्ट टू एक्सप्लोर न्यू हेयर स्टाइल्स बट द गवर्नमेंट डिसाइड द वे वी शुड कीप आवर हेयर्स. हम सभी लोग नए नए हेयर स्टाइल्स को ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सरकार है वो तय करती है कि हमारी हेयर स्टाइल क्या होगी. लेट्स एक्सप्लोर. डज शेन्स कंट्री लुक लाइक अ डेमोक्रेसी. तो सबसे पहले जो अभी हम लोगों ने ऊपर शेन की कहानी पढ़ी ना, उसी कहानी पर बेस यहाँ क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है कि जो शेन की कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है. तो जवाब है दोस्तों नहीं. शेन की जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक बिल्कुल भी नहीं है. क्यों? क्योंकि देखो लोकतंत्र में यानी कि डेमोक्रेसी में लोगों के पास अधिकार होता है कि वो अपनी इच्छा से हेयर कट करा सकते हैं, जो कपड़े चाहे वो पहन सकते हैं, अपनी जो भी इच्छा है उसको व्यक्त कर सकते हैं. ठीक है. जबकि ऊपर का जो आर्टिकल है, जो पैरा है, उसको पढ़ के हमको पता चल रहा है कि शेन के पास में ऐसा कोई अधिकार नहीं है. तो सीधी सी बात है, शेन का जो देश है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, बल्कि वो कैसा है, वो डिक्टेटोरियल है. ठीक है. मतलब उसके देश में क्या है, डिक्टेटरशिप है, ठीक, तानाशाही है. सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू थिंक शेन्स एवरीडे लाइफ वुड बी. क्या लगता है आपको शेन की रोजमर्रा का जीवन कैसे होगा. तो देखो जब आपकी कोई भी इच्छा बाहर निकलने नहीं दी जाती है, ठीक है, आपको कुछ नया एक्सप्लोर करने नहीं दिया जाता है, तो आपकी जो लाइफ है ना वो बोरिंग होने लग जाती है. ठीक है. इसके अलावा आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो मरने लग जाती है, वो ख़त्म होने लग जाती है, क्योंकि भाई आपको मौका ही नहीं दिया जा रहा कि आप अपनी इच्छा को व्यक्त कर सको, अपनी इच्छा के हिसाब से कुछ नया ट्राई कर सको.
वुड यू लाइक टू लिव इन सच अ कंट्री, एक्सप्लेन वाई। क्या आप ऐसे देश में रहना चाहोगे? तो नहीं दोस्तों, मैं तो ऐसे देश में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहूँगा। क्यों भाई, क्यों नहीं, क्यों भला आप बताओ, ऐसे देश में कोई व्यक्ति क्यों रहना चाहेगा जहाँ पे आपको अपनी इच्छा से हेयर कट तक रखने की इजाज़त नहीं है? ठीक है ना? क्यों रहोगे भाई ऐसे देश में जहाँ पे हेयर कट नहीं रख सकते, कुछ भी नहीं मतलब अपनी इच्छा से कर सकते, ऐसी जगह पे काहे रहेगा इंसान? ठीक है ना? तो यही आंसर है कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं रहना ऐसे देश में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। तो अगली जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ओलिगार्की। तो ओलिगार्की क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं। दी वर्ड ओलिगार्की इज ऑफ ग्रीक ओरिजिन। ये जो शब्द है ओलिगार्की, ये ग्रीस के आया है। ठीक है, वेयर ओलिगोस मीन्स अ फ्यू एंड आर्को मीन्स टू रूल और कमांड। जहां पे ओलिगोस का मतलब होता है फ्यू यानी चंद कुछ, और आर्कोस का मतलब होता है शासन करना या निर्देश देना। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर अ स्मॉल पावरफुल ग्रुप मेक ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस। यूजुअली दे आर वेल्दी फैमिलीज और इन्फ्लुएंशियल पीपल। क्या कह रहा है कि भाई इस प्रकार की जो सरकार होती है इसमें क्या होता है कि एक छोटे छोटे शक्तिशाली समूह के जो लोग हैं वही सारे महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं, और ये जो लोग हैं ये क्या होते हैं, अक्सर बहुत ही धनी परिवार से होते हैं, और इनके जो परिवार है उस पर बहुत ज़्यादा क्या होती है, उनके पास में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। इन सम पार्ट ऑफ एंशिएंट ग्रीस एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज रूल्ड एज ओलिगार्कीज। क्या कह रहे हैं, प्राचीन ग्रीस के कुछ हिस्सों में कई सारे शाही परिवार थे जो कि ओलिगार्कीज के रूप में जगहों पर राज किया करते थे। इन मॉडर्न टाइम, अभी आधुनिक समय में, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैव ऑब्जर्व दैट इवन सम डेमोक्रेसीज शो साइन ऑफ ओलिगार्की व्हेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ politicians and wealthy business people hold too much influence in governance। क्या कह रहे हैं कि अभी आधुनिक समय में जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक कमेंटेटर्स हैं उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि कुछ जो लोकतंत्र हैं उनमें भी ओलिगार्की जैसे निशान देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उसमें जो राजनेता हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो व्यापारी व्यक्ति हैं, जिनके पास में बहुत सारा धन है, जिनके पास में बहुत सारी कह सकते हो शक्ति है, ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब ये देश को चलाने में कुछ ज़्यादा ही हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई एक कार्टून दिया हुआ है जो कि 1889 का है। ठीक है, और इसमें ओलिगार्की की सिचुएशन दी हुई है। ठीक, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो बिजनेसमैन है वो बैठे हुए हैं, कितने मोटे हो गए हैं, मतलब सारा पैसा सब यही लोग दबाए पड़े हैं। ठीक है, और बाकी लोग क्या है, काम कर रहे हैं, मतलब बाकी ये नेता लोग हैं जो कि इन्हीं के लिए क्या बना रहे हैं, नियम कानून सब बना रहे हैं। लेट्स एक्सप्लोर। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर इन फिगर 9.13 ऑन द प्रीवियस पेज। इससे पहले वाले पेज पर 9.13 पे जो पिक्चर इसको ध्यान से देखो। इट डिपिक्ट एन इलेक्टेड बॉडी इन यूएसए इन द लेट 19th सेंचुरी। इसमें यूएसए की इलेक्टेड बॉडी दर्शाई गई है और ये लेट 19th सेंचुरी की फिगर है। ठीक है, द पीपल शोन इन द कार्टून आर ऑल इलेक्टेड मेंबर्स। जो आपको लोग दिख रहे हैं कार्टून में, ये सारे लोग जो हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व करा, व्हाट डू यू सी एट द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द कार्टून। कार्टून के टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आपको क्या दिख रहा है, हु डू यू थिंक इज मेकिंग डिसीजन इन दिस इलेक्टेड बॉडी। क्या लगता है आपको इस इलेक्टेड बॉडी में कौन फैसले बना रहा है। तो देखो दोस्तों, ये है हमारा वो कार्टून। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो ये सारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं। ठीक, अच्छा ज़रा अगर आप यहाँ पे ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे लिखा है पीपल्स एंट्रेंस, जहाँ नीचे है क्लोज्ड। मतलब ये है कि उस टाइम पर जो कानून बन रहे थे वो इनके द्वारा बनाए जा रहे थे, यानी कि जो कह सकते हैं कि जो पैसे वाले लोग हैं ना, जो कंग्लोमरेट्स थी, इनके द्वारा बनाए जा रहे थे। यहाँ तक कि जो इनका पूरा सेनेट है ना वो भी इन्हीं के लिए ही काम कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये जो कार्टून में कई सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो इनकी तरफ देख रहे हैं कानून बनाते हुए। ठीक है, किसकी तरफ देख रहे हैं, इनकी तरफ देख रहे हैं, और कोई भी व्यक्ति, बहुत ही कम या इनमें से कोई भी व्यक्ति इस तरफ नहीं देख रहा है, मतलब लोगों की तरफ नहीं देख रहा है, इन्हीं की तरफ देख रहा है। मतलब इससे एक चीज़ साफ हो जा रही है कि भाई इस कार्टून में सिर्फ और सिर्फ जो धनी शक्तिशाली लोग हैं वही दिख रहे हैं और वही डिसीजंस को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, चलो
अगला इसमें क्वेश्चन क्या है, कैन आ डेमोक्रेसी टर्न इनटू एन ओलिगार्की, क्या डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र ओलिगार्की में बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है दोस्तों। व्हाट कैन पीपल डू टू कीप डेमोक्रेसी स्ट्रांग, डेमोक्रेसी लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए लोग क्या कर सकते हैं? तो देखिए बिल्कुल जो डेमोक्रेसी है वो ओलिगार्की में बदल सकता है। अगर शक्तिशाली लोग जो हैं वो सरकार को काबू करना शुरू कर देंगे तो डेमोक्रेसी को ओलिगार्की में बदलने में समय नहीं लगेगा। ठीक है, अब लोग क्या कर सकते हैं डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाने के लिए? तो लोग जो हैं वो अपनी वोटिंग पावर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, वोट आप सोच समझकर उस व्यक्ति को दें जो कि आपके लिए काम करवाए। ठीक है, ऐसे मत दे दो कि भाई हमारा परिवार जो है वो किसी एक पार्टी को वोट दे दे तो हम भी उसी पार्टी को वोट दे देंगे। ऐसे भेड़ चाल नहीं चलनी है। आपको खुद से विचार करना है कि भाई ये जो पार्टी है क्या ये मेरे लिए काम करवा रही है, क्या ये हमारे काम करवा रही है, हमारी बात सुन रही है? अगर आपको लगता है कि हाँ ये पार्टी हमारे काम करवा रही है, हमारी बात सुन रही है, तो ही जाके आप उस पार्टी को वोट दो। ठीक है, भेड़ चाल बिल्कुल मत चलो, जो काम करवाए उसी को वोट दो, हवा फेंकने वाले पर वोट मत डालो, नहीं तो इसको देखकर जो इंसान काम करवा रहा है ना वो भी करवाना छोड़ देगा। ठीक है, फिर बैठे रह जाओगे ऐसे, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा और जो लोग हैं जिनको आपने वोट डाला है वो अपने मजे में रहेंगे। ठीक है, तो सोच समझ के बुद्धि के साथ वोट दीजिए, अपनी आवाज़ उठाइए, जागरूक रहिए और कहीं भ्रष्टाचार देख रहे हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। ठीक है, चलो वाई डेमोक्रेसी मैटर, तो डेमोक्रेसी मैटर क्यों करती है? These different type of government show us that democracy is not the only way in which countries are governed. हमने ये जो सरकार के अलग अलग प्रकार देखे, इससे हमको एक चीज़ पता चल गई कि देश को चलाने का, ठीक है, देश को चलाने का सिर्फ डेमोक्रेसी एक लौता तरीका नहीं है, कि और भी अलग अलग तरीके होते हैं देश को चलाने का। बट इन मोस्ट कंट्रीज डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड टू बी अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैन दी अदर। लेकिन ज़्यादा देशों में जो डेमोक्रेसी है यानी कि जो लोकतंत्र है, इसको दूसरे जो प्रकार की सरकार है ना उससे बेहतर ही माना जाता है। लेट अस डू अ क्विक कंपैरिजन टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। चलो इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग एक क्विक कंपैरिजन यानी कि एक छोटी सी तुलना कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई टेबल दी हुई है। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले तो लिखे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जिसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो डेमोक्रेसी में क्या सबको वोट देने का अधिकार है? यस है। डिक्टेटरशिप में तो आप वोट ही नहीं दे सकते हो, तानाशाह वोटिंग थोड़ा कराने वाला। ठीक है, एब्सोल्यूट मोनार्की में भी वोटिंग नहीं दे सकते हो और ओलिगार्की में भी वोटिंग नहीं होती है। ठीक है, चलो इक्वालिटी अमंग सिटीजन, क्या नागरिकों के बीच में इक्वालिटी होती है? बिल्कुल। डिक्टेटरशिप में क्या नागरिकों के बीच में बराबरी होती है? नहीं, जो डिक्टेटर होता है ना वही सबसे ज़्यादा ताकतवर बन के बैठ जाता है। एब्सोल्यूट मोनार्की में भी बिल्कुल नहीं, इक्वालिटी नहीं हो पाती है। ठीक है, और ओलिगार्की में भी नहीं हो पाती है। भाई ओलिगार्की का मतलब ही यही है कि कुछ छोटा ग्रुप जो है वो सारी पावर को कंट्रोल कर रहा है, तो इक्वालिटी तो बिल्कुल नहीं है। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है डेमोक्रेसी में? बिल्कुल होती है दोस्तों। क्या डिक्टेटरशिप में होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर आप तानाशाह के खिलाफ बोलोगे तो वो आपकी फ्रीडम, आपकी स्पीच, आपका सब कुछ छीन लेगा वो। ठीक है, एब्सोल्यूट मोनार्की में भी नहीं बोल सकते हो आप फ्रीली। ठीक है ना, ओलिगार्की में भी नहीं बोल सकते हो। देखो मोनार्की में क्या है, इन सब में तो चलो क्रॉस ही है, बट मोनार्की में ना टिक हो सकता है। ठीक है, अगर देखो राजा आपका अच्छा है, अगर राजा आपका अच्छा है, भले ही एब्सोल्यूट मोनार्की क्यों ना हो, लेकिन अगर राजा आपका अच्छा है तो आपको इक्वल राइट्स भी दी जाएंगे। अगर राजा आपका अच्छा है तो आपकी बात भी सुनेगा, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आपके पास में होगा। ठीक है, अगर राजा अच्छा हो तो। सेपरेशन ऑफ पावर, डेमोक्रेसी में बिल्कुल सेपरेशन ऑफ पावर होता है भाई। जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और जो हमारी वो है एग्जीक्यूटिव, वो अलग करी जाती है कि नहीं करी जाती है। डिक्टेटरशिप में कुछ कुछ में होता है, वैसे तो सेपरेशन ऑफ पावर नहीं रहता है, क्योंकि डिक्टेटर है ना वही सब चलाता रहता है। ठीक है, एब्सोल्यूट मोनार्की में भी देखो एब्सोल्यूट मोनार्की में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता, क्योंकि जो राजा होता है ना वही सब कुछ कंट्रोल करता है। ओलिगार्की में तो बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक है, वेलबींग एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स, तो हाँ भाई वेलबींग और प्रॉस्पेरिटी हर सिटीजन की डेमोक्रेसी में इसका ध्यान रखा जाता है। ठीक है, डिक्टेटरशिप वाला सेकंड है ना, डिक्टेटरशिप में जो डिक्टेटर है वो अपना ही फायदा देखता है, बाकी किसी का कोई फायदा नहीं देखता। मोनार्की में सेम चीज़, अगर राजा अच्छा है तो वो अपने नागरिकों का ध्यान रखेगा और अगर नहीं है तो नहीं रखेगा। ठीक है, ओलिगार्की में भी भाई नहीं होने वाला ये सब। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेट्स एक्सप्लोर
यू हैव लर्न द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपने अलग अलग प्रकार की जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनके कई सारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक गुणों को आपने सीखा, पढ़ा। डू आ स्मॉल रोल प्ले ऑफ वेरियस फॉर्म इन योर क्लासमेट, अच्छा इन योर क्लासरूम, अपने क्लासरूम में आपको अलग अलग जो सरकार के फॉर्म हैं उनके लिए छोटे छोटे प्ले करने होंगे, ठीक है। जैसे कि आपको डेमोक्रेसी को इनेक्ट करना है, मोनार्की को इनेक्ट करना है, डिक्टेटरशिप को इनेक्ट करना है। व्हाट डू यू फाइंड टू बी द मोस्ट सुइटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें कह रहे कि आपको सबसे ज़्यादा सुइटेबल फॉर्म गवर्नमेंट का कौन सा लगता है, तो डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी मुझे सबसे ज़्यादा सुइटेबल लगता है। और अगर राजा अच्छा है तो मोनार्की, ठीक है। देखो मोनार्की कोई इंडिया में मोनार्की ना बहुत लंबे समय से रहा है, ठीक है। इंडिया में मोनार्की इससे पहले, डेमोक्रेसी से पहले, अंग्रेजों से पहले मोनार्की ही चलती थी यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपका राजा अच्छा है, हम लोगों ने पुराने टाइम में काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी है कि राजा जो होते बहुत ही अच्छे, मतलब कुछ राजा बहुत ही अच्छे थे जिन्होंने बहुत अच्छे अपने राज्य को चलाया, ठीक है। तो अगर राजा अच्छा है तो फिर तो बढ़िया है, लेकिन अगर राजा अच्छा नहीं है तो कुछ भी बढ़िया नहीं है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया मेरे लिए डेमोक्रेसी है और सेकंड नंबर पे मेरे लिए मोनार्की है, अगर राजा अच्छा है तो, ठीक। चलो, यू हैव रेड अबाउट डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अबव एंड हाउ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिफाइंस द लाइफ ऑफ इट्स सिटीजन्स। क्या कह रहे कि भाई आपने ऊपर सरकार के अलग अलग फॉर्मों को पढ़ो, ठीक है। साथ ही में अलग जो प्रकार की सरकारें होती हैं ये लोगों के जो नागरिक हैं, जो किसी देश के जो नागरिक हैं उनके जीवन को कैसे डिफाइन करते हैं ये भी हमने देखा। इन द प्रीवियस टेबल, यानी से पहले वाले टेबल में, वी कुड सी दैट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स चॉइस एंड राइट वेरीज अक्रॉस द डिफरेंट फॉर्म। क्या कह रहे हैं कि भाई इससे पहले वाले टेबल में हमने ये देखा कि लोगों के चयन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। इन a genuine democracy, people can lead their everyday life in the way they want। जहाँ पे जेन्युइनली डेमोक्रेसी लोकतंत्र होता है वहाँ पे लोग अपनी इच्छा के हिसाब से अपने जीवन को जी सकते हैं। दे कैन चूज व्हाट दे स्पीक, वो चुन सकते कि उनको क्या बोलना है, उनको क्या पहनना है, उन्हें किस में विश्वास करना है, उनको क्या फॉलो करना है, और वो खुद को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस कैन बी डन इन डेमोक्रेसी अनटिल एंड अनलेस इट हार्म समवन एल्स राइट। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो तब तक जब तक आप किसी और के राइट्स, किसी और के अधिकार को नुकसान नहीं पहुंचाते। इन आ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार में, द पीपल चोज देयर गवर्नमेंट, जो लोग हैं वो अपनी सरकार को चुनते हैं। The government is accountable for protecting the right of its people and is responsible for providing basic need to its citizen। क्या कह रहा है कि भाई सरकार जो होती है वो लोगों के जो राइट्स हैं, लोगों के जो अधिकार हैं उनको, उनकी रक्षा करने के लिए जवाबदेह होती है और जिम्मेदार होती है कि लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं, जो उनकी बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा सकें। If the government does not perform its function properly, the people can change their representative through election। अगर लोग जो है, अगर सरकार जो है वो अपने काम को सही से नहीं करती है तो जो लोग हैं वो वोटिंग के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू अपने चुने हुए नेता को बदल सकते हैं। दिस इंश्योर्स दैट देयर इज अ कांस्टेंट चेक ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट डज। इससे सुनिश्चित होती है कि एक कांस्टेंट चेक होता है कि भाई सरकार क्या करी ना, उसमें एक कांस्टेंट चेक रहता है कि सरकार के काम पे भी नजर रखी जा सकती है। Thus the value and the ideal of the government in a democracy should focus on the well-being of all its people। तो जो सरकार है डेमोक्रेसी में, उनके क्या होने चाहिए, उनके वैल्यूज, आइडल यही होने चाहिए कि वो लोगों की वेलबींग पर, लोगों की भलाई पर क्या करें, फोकस करें। आवर कंट्री इज आ डेमोक्रेसी, हमारा देश डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है हमारे देश में। एंड यू कैन सी मैनी ऑफ द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर लाइफ एवरी डे। और आप हमारे रोजमर्रा के जीवन में डेमोक्रेसी के कई सारे फीचर्स देख सकते हो। इट इज देयरफॉर नो वंडर दैट मोर देन हाफ ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अडॉप्टेड डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या कह रहे हैं कि भाई इसीलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दुनिया भर की आधे से ज़्यादा जो देश हैं उन्होंने लोकतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार को चुना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड हाउएवर दैट इवन डेमोक्रेसीज हैव देयर प्रॉब्लम्स। ये भी दिमाग में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र की भी अपनी समस्याएं होती हैं। Issues such as corruption, wealth disparity, excessive control by a few over democratic institution, erosion of the judiciary independence, manipulation of information,
यहाँ पे कुछ इश्यूज दिए हुए हैं जो कि डेमोक्रेसी के साथ में हो सकते हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार हो गया, ठीक है, धन जो है वो कुछ के पास में बहुत ज़्यादा है, डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन है उस पर कुछ ग्रुप्स का बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, जुडिशरी यानी कि जो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसमें लोग जो है ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं, या फिर जानकारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैनिपुलेट करना, उसके साथ छेड़खानी करना, ठीक है, और भी कई सारी दिक्कतें हमको डेमोक्रेसी में देखने को मिलती हैं। कैन कॉज हर्डल इन अचीविंग द आइडल ऑफ डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ें रोड़ा बनती हैं डेमोक्रेसी का जो आइडल है, डेमोक्रेसी का जो लोकतंत्र का जो लक्ष्य है उसको पाने में। व्हाट कैन वी डू एज इंडिविजुअल होने के रूप में, मतलब कि इंडिविजुअली हम लोग क्या कर सकते हैं, एंड एज अ सोसाइटी टू रिमेन विजिलेंट एंड मिनिमाइज दीज इशू और हर्डल। यही कह रहे हैं कि बताइए कि एज एन इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, एज अ सोसाइटी हम क्या कर सकते हैं, एज एक बहुत ही कह सकते हो जागरूक नागरिक हम क्या कर सकते हैं जिससे कि ये जो मुद्दे हैं, ये जो रोड़े हैं, इनको हटाया जा सके। तो वो यही है कि भाई आप इंडिविजुअली सतर्क रहो, इंडिविजुअली आप जागरूक रहो, ठीक है, किसको वोट दे रहे हो, किसको वोट नहीं दे रहे हो, इस पर ध्यान दो, ठीक है, काम कैसा हो रहा है, कहीं पे कोई गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा पूरा चैप्टर, लेकिन क्वेश्चन आंसर करने से पहले एक बार हम लोग बिफोर वी मूव ऑन के पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, इससे चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है कि गवर्नमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रनिंग अ कंट्री, देश को चलाने में सरकार बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाती है। डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड हैव डिफरेंट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु डिसाइड दिस इज द गवर्नमेंट, व्हाट आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड व्हाट डू दे डू, हु और व्हाट is the government working for, what values and ideal should the government follows। क्या कह रहे हैं कि भाई अलग अलग प्रकार की जो सरकारें होती हैं उनके पास ये जो सवाल हैं इनका अलग अलग जवाब होता है। और सवाल क्या है, पहला सवाल ये है कि कौन डिसाइड करता है, कौन ये फैसला करता है कि यही गवर्नमेंट है, सरकार के जो अंग हैं वो क्या होते हैं और वो क्या करते हैं, ठीक है, सरकार जो है वो किसके लिए काम करती है, क्या काम करती है, और किसी भी सरकार के आइडल, किसी भी सरकार के लक्ष्य क्या हैं। द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन दी वर्ल्ड टुडे इज डेमोक्रेसी, आज की दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला सरकार का रूप है वो है डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अक्रॉस दी वर्ल्ड हैव वेरिएशन, दुनिया भर की जो लोकतांत्रिक सरकार हैं उनमें हमको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी शामिल है। देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दो प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, दो प्रकार की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, ठीक है, दो प्रकार की प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इंडिया जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ठीक है। अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूड मोनार्की, थियोरार्की, डिक्टेटरशिप एंड ओलिगार्की। क्या कह रहे हैं कि भाई सरकार के जो बाकी प्रकार हैं उसमें मोनार्की आता है, थियोरोक्रेसी आता है, डिक्टेटरशिप आता है और ओलिगार्की आता है। डेमोक्रेसी मीन्स, डेमोक्रेसी लोकतंत्र का मतलब डेमोक्रेटिक मैटर्स, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र जो होता है वो बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण होता है। बट देयर आर सीरियस चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी दैट सिटीजन्स नीड टू रिमेन विजिलेंट ऑफ, लेकिन लोकतंत्र में भी कई सारी गंभीर समस्याएं होती हैं जिसको लेकर नागरिकों को जागरूक रहना है, ठीक है। चलो दोस्तों, तो अब क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट नेम ऑफ वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट यू हैव लर्न इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आपने जो अलग अलग प्रकार की सरकारों के बारे में सीखा है उनके नाम लिखो। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमने कौन से प्रकार के सरकारों के बारे में सीखा है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, ठीक है, मोनार्की राजतंत्र, ठीक है, थियोक्रेसी धर्मतंत्र, ठीक है, डिक्टेटरशिप तानाशाही और ओलिगार्की, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डज इंडिया हैव, इंडिया में कौन से प्रकार की सरकार है, तो इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। एंड व्हाई इज दैट कॉल्ड दैट टाइप, और इसको ये टाइप ही क्यों कहा जाता है। तो देखो भारत के अंदर कौन सी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अगर हम स्पेसिफिक बोलें और मतलब अगर हम प्रिसाइसली बोलें तो इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ठीक है। और इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो लोग हैं ना वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, ठीक है, और जो सरकार है वो लोगों के प्रति जवाबदेही होती है उनकी, ठीक है। चलो
थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू रेड दैट एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ डेमोक्रेसीज। आपने पढ़ा कि भाई जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है यानी कि जो स्वतंत्र न्यायपालिका है वो हर प्रकार के डेमोक्रेसी में होती है। स्टेट एनी 3 रीजन व्हाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द जुडिशरी टू बी इंडिपेंडेंट। आपको 3 रीजन देना होगा कि आपको लगता है कि जो जुडिशरी है इसको इंडिपेंडेंट क्यों रहना चाहिए, तो आपको इसका 3 रीजन देना होगा। ठीक है, तो देखो पहला रीजन क्या है, पहला रीजन यही है कि जो जस्टिस है, जो न्याय है वो सबके लिए बराबर हो, एक सा हो। ठीक है, अच्छा जुडिशरी जो होती है, जो न्यायपालिका होती है, वो लोगों के जो राइट्स होते हैं ना, लोगों के जो अधिकार होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट यही है कि जो जुडिशरी है वो गवर्नमेंट को, सरकार को अपनी पावर का मिसयूज करने से भी क्या करती है, रोकती है। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, डू यू थिंक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाई। क्या आपको लगता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बाकी प्रकार के गवर्नमेंट से बेहतर है, क्यों। बिल्कुल दोस्तों, मुझे लगता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बाकी प्रकार के गवर्नमेंट से, सरकार से एकदम अलग है। क्यों, क्योंकि देखो इसके अंदर लोगों को फ्रीडम मिलती है, आज़ादी मिलती है, बराबरी मिलती है, समानता मिलती है, और लोगों को सरकार में, लोगों को देश के काम में भाग लेने का मौका मिलता है। ठीक है, जो नागरिक हैं वो अपने खुद के लीडर को चुन सकते हैं, और अगर कोई अपनी पावर का मिसयूज करता है तो उस पर सवाल उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यही है, यस आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर बिकॉज इट गिव्स फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन। सिटीजन्स कैन चूज देयर लीडर्स एंड क्वेश्चन देम इफ दे मिसयूज देयर पावर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, देयर आर सम प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज में कुछ अलग अलग प्रैक्टिस हैं। कैन यू मैच दी प्रैक्टिस विद द टाइप ऑफ गवर्नमेंट। क्या आप प्रैक्टिस को टाइप ऑफ गवर्नमेंट से मिला सकते हो। चलो भाई मिलाना शुरू करते हैं। तो पहली प्रैक्टिस क्या है, ऑल द सिटीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली बिफोर लॉ। लॉ के सामने सारे सिटीजन्स बराबर हैं, तो ये है दोस्तों डेमोक्रेसी। ठीक है, द गवर्नमेंट रिफर्स टू द रिलीजियस लीडर्स फॉर ईच एंड एवरी डिसीजन इट टेक। जो सरकार है वो रिलीजियस लीडर्स के पास में जाती है किसी भी फैसले के लिए, तो ये आपका क्या है, थियोक्रेसी है। ठीक है, जिसको धर्मतंत्र बोलते हैं। आफ्टर द क्वींस डेथ हर सन बिकेम द न्यू किंग। रानी की मौत के बाद में उनका बेटा अगला राजा बनता है, यह है मोनार्की। ठीक है, और आखिर आपका ये डिक्टेटरशिप ही होने वाला है। ठीक, द रूलर इज नॉट बाउंड टू फॉलो एनी कॉन्स्टिट्यूशन। जो रूलर है वो किसी प्रकार के संविधान का पालन नहीं करता है, और वो अपनी इच्छा से कुछ भी फैसला कर सकता है। ठीक है, चलो छठा क्या है, बिलो इज द लिस्ट ऑफ कंट्रीज। नीचे देशों की सूची दी है, पता करो कि इनमें कौन से प्रकार की सरकार है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है भूटान। भूटान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ठीक है, भूटान के अंदर मोनार्की तो है लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ठीक है, मतलब संवैधानिक वहां पे राजतंत्र है। ठीक, चलो नेपाल में आपको वो मिलता है, क्या बोलते हैं, रिपब्लिक, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सरकार मिलती है, मतलब डेमोक्रेसी एक तरीके से। बांग्लादेश में भी डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। साउथ अफ्रीका में भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और ब्राज़ील में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। जैसे यूएसए में ना, वैसा ब्राज़ील में भी है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। चलो 7वें पर चलते हैं। 7वां क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल हर्डल्स इन डेमोक्रेसी इन अचीविंग इट्स वैल्यूज एंड आइडल्स, हाउ कैन दे बी ओवरकम। क्या कह रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी को अपने आइडल्स, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के जो कह सकते हो लक्ष्य हैं, ठीक है, उनको अचीव करने में आपको क्या लगता है, क्या रोड़े आते होंगे, मतलब क्या बाधाएं आती होंगी, और हम इनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, हर्डल्स क्या है हमारे, करप्शन, भ्रष्टाचार, असमानता, ठीक है, झूठी खबर फैलाना, शक्ति का गलत उपयोग, ठीक है, करप्शन, इनइक्वालिटी, फेक इंफॉर्मेशन, मिसयूज और पावर एक्सेट्रा, मतलब और भी हैं। और सॉल्यूशन यही है कि जो नागरिक हैं वो जागरूक हों, नागरिक जो है साक्षर हों, नियम कानूनों का पालन करें, सतर्क रहें, और अगर कोई भी गलत तरीके से अपनी शक्ति का मिसयूज कर रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, और चुनाव में ईमानदारी से वोट दें। ठीक है ना, सही इंसान को चुनें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, डेमोक्रेसी इज डिफरेंट फ्रॉम मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप, एक्सप्लेन। जो डेमोक्रेसी होती है वो मोनार्की और डिक्टेटरशिप से अलग है, एक्सप्लेन करो, समझाओ। तो देखो दोस्तों, डेमोक्रेसी में लोग अपने नेता को चुन सकते हैं, उनके पास में आज़ादी होती है और समानता होती है। ठीक है, मोनार्की में, राजतंत्र में क्या होता है कि जो शक्ति है वो शाही परिवार के पास में रहती है, और डिक्टेटरशिप में तो भैया एक ही आदमी सब कुछ बन के बैठ जाता है। ठीक है,
मोनार्की जो डेमोक्रेसी जो है वो हमारी क्या है, बेहतर है और इन सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में सभी का पार्टिसिपेशन होता है, जबकि मोनार्की और डिक्टेटरशिप में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए जो डेमोक्रेसी है वो ज़्यादा फेयर और वो ज़्यादा सही होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये तो था इस पार्ट का अंतिम प्रश्न। इसी के साथ में जो पूरा चैप्टर है ये मेरा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इस चैप्टर को पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।